हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉर्स कैरेज पर कुछ गोब्लिन्स अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आकर उस आदमी को बचा लेते हैं और उन गोब्लिन्स को हरा देते हैं। अब अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्लैग को पकड़ा खड़ा हुआ था। उसका नाम फेट होता है। वो उन वॉरियर्स को देखकर कहता है कि काश मैं भी उनकी तरह बन पाता। मुझे तो हमेशा भूख लगती रहती है और मेरा पेट कभी नहीं भरता। नाम भले ही मेरा फेट है, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत ही बेकार है। इसके बाद हम 3 होली नाइट्स को सिटी के बीच चलते हुए देखते हैं, पर तभी एक नाइट के पैर के आगे बॉल गिरता है और जब एक आदमी जल्दी वहां आकर उस नाइट से माफी मांगकर उस बॉल को वापस ले जाने की कोशिश करता है, तो वो एक नाइट उसे जोरदार लात मारता है कि मेरे बीच में कैसे आ गया। फिर दूसरी नाइट उसे कहती है कि अगर तुम होली नाइट की इंसल्ट करोगे तो उनके रास्ते में आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। और इतना कहकर ये तीनों खड़ूस लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो होली नाइट गेट के सामने पहुंचते हैं तो फेड वहीं पर खड़ा हुआ था। वो उसे कहते हैं क्या तुमने आज का काम अच्छे से किया, जिस पर फेड एकदम डर का जवाब देता है। और तभी उनमें से एक नाइट उसके सामने जेनुइन पर पैसे फेंक देता है और कहता है ये लो आज की तुम्हारी कमाई। और फिर जब फेड उन पैसों को जमीन से उठा रहा होता है तो उसका दूसरा नाइट आकर उसके हाथों को पैरों से मसलते हुए कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम हो ही इतने घिनौने कि मेरी नजर में ही नहीं आए। और जब हम तुम्हें पैसे देते हैं तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, क्या तुम हमें शर्मिंदा करना चाहते हो। और इतना कहकर वो नाइट फेड को बुरी तरीके से मारने लगता है। और तभी दूसरी नाइट उसे जेल करते हुए कहती है कि तुम ऐसी बेकार स्किल वाले लड़के हमने काम दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए झुक कर रहना पड़ेगा तुम्हें हमारे आगे। इसके बाद वो उस लड़के को और भी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी होली नाइट जिसका नाम रॉक्सी है वो आकर उनसे कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें जिन लोगों को बचाना चाहिए तुम उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें तो अपने आप को होली नाइट कहने में शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी इस गेट को गार्ड करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है जो तुम उस फेट से कह रहे हो। जिस पर वो नाइट कहता है कि इस नल्ले को लोगों को काम देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉक्सी फेट के पास जाकर उसे खड़ा करने में मदद करती है और फिर उसके फेस से ब्लड को साफ कर देती है, जिस पर फेट रॉक्सी को थैंक यू कहता है। तो रॉक्सी कहती है कि काम हम होली नाइट का है, इसलिए तुम अभी जा सकते हो और अगर तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सुनने के बाद फेट उसे प्यारी सी स्माइल देकर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। इतना कहकर फेट वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक बार में खाना खाते समय रॉक्सी की बातों को याद कर रहा था और कहता है कि भले ही लेडी रॉक्सी ने मुझे उन्हें सब कुछ बताने के लिए बोला है, लेकिन अगर मैं ऐसा सच में कर देता हूँ तो कोई भरोसा नहीं कि वो नर्स मेरे क्या हाल करेंगे, इसलिए मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता। अभी वहां पर एक एम्प्लॉय फिर से पूछता है कि उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत भी पिछले लड़के की तरह बन जाएगी जो कि यहाँ काम करता था। इस पर फेट उसे एम्प्लॉय को कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू बोलकर उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसके पेट से अभी भी आवाज आ रही होती है क्योंकि अभी भी उसका पेट नहीं भरा होता। तो वो सोचता है कि काश मेरे अंदर भी कुछ एबिलिटी होती, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, कम से कम एक वॉरियर या फिर मर्चेंट नहीं तो करप्ट मैन बनकर अपनी जिंदगी गुजार लेता। पर मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं और मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। फेट ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र कुछ चोरों पे पड़ती है और ये देखकर वो जल्दी से रॉक्सी को बताने के लिए चला जाता है। आगे वो चोर की बात रॉक्सी को बताता है तो वो फेट को थोड़ी देर के लिए फ्लैग पकड़ने के लिए बोलकर उन चोरों को ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद महल के अंदर से तलवार चलाने की आवाज आती है और देखते ही देखते उस गेट से चोर निकलकर उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखा फेट पहले तो वहां से भागने वाला था, पर वो सोचता है नहीं, लेडी बॉस ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और अगर मैं यहाँ से भाग गया तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और इसीलिए फेट किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाता है और फ्लैग के टॉप हिस्से से उस आदमी को अटैक कर देता है, जिससे वो चोर वहीं पर मारा जाता है। पर वो चोर मरने पर अचानक से क्या होता है कि फेट के अंदर की ग्लूटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा 2 नई स्किल एक्टिव आइडेंटिफाई होकर टेलीपैथी की पावर भी उसको मिल जाती है और साथ ही साथ उसकी बाकी सारी स्टेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तभी वहाँ पर रॉक्सी आकर फेट का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो ना। और तभी फेट को रॉक्सी की मन की बात सुनाई देने लगती है और मन में वो सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि फेट को कहीं कुछ हो ना जाए। अब ये सुनकर फेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके जवाब में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद उसे 2 बार रॉक्सी की मन की बात सुनाई दी थी, जहाँ पर वो सोच रही थी कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। इसके बाद जब रॉक्सी फेट का हाथ छोड़ देती है तो उसे और मन की बात सुनने को नहीं मिलती।
इसके बाद रॉक्सी फिर से कहती है कि तुम्हारे बिना मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे फैमिली हाउस में काम करना चाहते हो, या फिर तुम ऐसी नाइट्स के लिए काम करना चाहते हो जो कि तुम्हारे साथ घटिया हरकतें करते हैं? देखो, तुम्हारे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें खुद डिसाइड करना है, ना कि उन्हें। अब ये सुनकर फिर सोचता है कि एक ऐसा फ्यूचर जहाँ मैं शांति से रह पाऊँगा और हमेशा लेडी रॉक्सी जैसी लड़की के साथ के लिए काम कर पाऊँगा, इससे अच्छा तो मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। पर फिर फेट कहता है कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो वो मेरी जगह किसी और को काम पर रख लेंगे और उसके साथ भी ऐसे ही बुरा बर्ताव करेंगे। इसके बाद लेडी बॉस रॉक्सी से कहती है कि गेट पर गार्डन करने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और इसलिए जो भी करना होगा उसे तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। अब इतना सुनकर फेट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि अगर लेडी रॉक्सी कह रही है तो ठीक ही होगा, और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो रॉक्सी की मन की बात इसलिए सुन पा रहा था क्योंकि उसे टेलीपैथी की एबिलिटी मिल गई है, और अब उसके स्टेज भी 1 से 100 के ऊपर चले गए हैं, और इसलिए वो कहता है कि अब मैं शायद इस ताकत के साथ मॉन्स्टर को भी हरा पाऊंगा। और इसीलिए वो इसी जोश के साथ वो एक स्वॉर्ड की शॉप पे चला जाता है, जहाँ पर पहले तो शॉप वाला उसे बड़ी इज्जत के साथ बात करता है और पूछता है कि कहिए सर, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और आपको किस तरह के स्वॉर्ड चाहिए और आपका बजट कितना है। तो फेट उसे 2 कॉइन दिखाता है और कहता है कि मेरा बजट ये है। 2 कॉइन देखते ही वो शॉप ओनर का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो कहता है कि क्या सिर्फ 2 कॉइन? वो साइड में 2-3 स्वॉर्ड पड़े हुए हैं, उनको देख लो, जाके जाओ देख लो भाई, अगर पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। आगे फिर सोचता है कि चलो एनिमी से कुछ चुन लेता हूँ। इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी स्किल का यूज करके सभी स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से देखता है और एक एक करके सभी स्वॉर्ड की पावर चेक करता है, और फिर जब वो चेक करते करते ब्लैक स्वॉर्ड को पकड़ता है तो देखता है कि वो तो लगभग टूट ही गई थी, लेकिन फेट उसे ब्लैक स्वॉर्ड से आवाज सुनाई देती है जो उसे गुडलिटिन बुलाकर कहती है कि मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। ये सुनकर फेट हैरान रह जाता है और फिर फेट उससे पूछता है कि तुम्हें ग्लूटेन के बारे में कैसे पता, जिस पर वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत सी कॉमन चीजें हैं, इसीलिए मुझे सब पता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उन 3 होली नाइट को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक नाइट कहती है कि सुनने में आया है कि रॉक्सी फेट को अपनी जगह पर काम दिलवाने की कोशिश कर रही है और हमसे पूछा तक नहीं, उसे तो सबक सिखाना जरूरी है। जिस पर दूसरा नाइट कहता है कि फेट की जगह लेने के लिए और भी बहुत सारे हैं, इसलिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, और हम दोनों की फैमिली किंगडम के बाद सबसे बड़ी फैमिली में से है, इसलिए उसके साथ लड़ाई करना कोई समझदारी नहीं होगी। खैर मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। इस पर पहले नाइट पूछती है कि वैसे तुम क्या रिसर्च कर रहे हो जो हमेशा इतने जोश में रहते हो, जिस पर वो नाइट कहता है कि मैं अमर होने पर स्टडी कर रहा हूँ। इस पर पहले नाइट हंसने लग जाती है अमर होने पर स्टडी करो करो करो। वहीं दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो अपने न्यूज वार्ड को लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था। देख रहे हो बंदे का जोश देख रहे हो, और तो और अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेट उसे एक ही अटैक में मार देता है और इस वजह से दोबारा उस पर ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है और उसके स्टेट और भी बेहतर हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर 100 गोब्लिन्स आ जाते हैं जो देखकर उसका स्वॉर्ड कहता है कि मैंने सुना था कि जब तुम एक गोब्लिन को मारते हो तो उसके पीछे 100 चले जाते हैं, इसलिए तैयार हो जाओ मेरे भाई। इसके बाद फेट जैसे तैसे करके गोब्लिन को मारता जाता है, उसके स्टेट वैसे वैसे और बढ़ते जाते हैं, और फिर देखते ही देखते जब सारे गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं होता है, लेकिन ग्लूटेन स्किल चुरा लेती है और सामने वाले से छीन लेती है। पर तभी वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम इसके बारे में लोगों को पता नहीं होने दे सकते, जिस पर फेट कहता है कि ठीक है, मैं अपने लोगों को पता नहीं चलने दूंगा, मैं अकेले ही लड़ाई करूंगा। तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई, इसलिए तुम अब अकेले नहीं हो। इसके बाद फेट उन गोब्लिन्स के कान को बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता है, और फिर जब वो डिनर करने जा रहा था तभी वो एक आदमी से टकराकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है वो आदमी एक छोटी सी बच्ची को कहीं पर लेकर जा रहा था, और जब उस छोटी सी लड़की का हाथ फेट को टच करता है तो उसे सुनाई देता है कि वो लड़की मन में मदद मांग रही थी, और ये सुनकर फेट को उस आदमी में शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने का तय करता है। पीछा करने पर वो देखता है कि उस आदमी ने लड़की को रस्सी से बांध दिया और उसे कहता है कि तुम अब होली नाइट के खिलौना बनने वाली हो।
फेड यह देखकर सोचता है कि जब मुझे किसी को बचाने की ताकत मिली है तो मैं उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको एनिमे कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग चर्च को दिखाने से होती है। चर्च के अंदर नन सभी बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का खाना नहीं खा रहा था और इसलिए वो उसे इसका कारण पूछती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि भगवान सबको एक समान नहीं बनाती। होली नाइट और वॉरियर के पास काफ़ी शानदार स्किल हैं लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनकर नन उसे हक कर लेती है और तभी पीछे से एक और नन आकर कहती है कि मैंने हर तरफ ढूंढ लिया है लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही। और वो जिस लड़की की बात कर रही है उसका नाम सहारा होता है और यह वही लड़की होती है जिसने हमने पिछले एपिसोड में बंधा हुआ देखा था। इस तरफ जिस आदमी ने उसको बंद रखा था वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर सहारा को आज़ाद कर देता है और कहता है कि चलो यहाँ से भागने का यही मौका है। मगर तभी वो आदमी वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम जैसे काफ़ी लड़के देखे हैं जो अपने आप को हीरो समझकर दूसरों के काम में दखल देते हैं। और यह सुनते ही फेट को समझ आता है कि और इसलिए वो उसे लड़ने की पोजीशन में आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि ओहो देखो तो इसे, तुम्हें क्या मैं इतना कमज़ोर दिखता हूँ कि तुम उस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर लोगे और मुझे एक हाथ से हरा भी दोगे, तुम्हें मज़ा चखाना पड़ेगा। तभी वो फेट की स्वॉर्ड जिसका नाम ग्रेड होता है वो उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो सोच रहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें इसी का फ़ायदा उठाकर उसको हराना है। इसके बाद फिर सहारा को लेकर भागने लगता है। आगे जब वो आदमी उसे ढूंढते हुए आता है तो फेट वहाँ पर रखे हुए बॉक्स उसके ऊपर गिरा देता है। अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी तुरंत अपनी तलवार पर कोई स्किल यूज़ करके उसे पावरफुल बना देता है। और ये देखते ही से ही ग्रेड फेट से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसे तलवार पर अटैक करना होगा। और ये सुनते ही फेट उसकी तलवार पर अटैक कर देता है, जिसके उस आदमी की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही वो आदमी भी घायल हो चुका था, यानी कि हार चुका था। इसके बाद फेट उसके गले पर तलवार रखकर उसे सवाल पूछने लगता है कि तुमने बोला था कि ये लड़की होली नाइट का खिलौना बनने वाली है, किस होली नाइट ने तुम्हें ऐसा करने को बोला था, मुझे उसका नाम बताओ। जिस पर वो आदमी पहले तो बताने से मना करता है, मगर जब उसे ज़्यादा दर्द दिया जाता है तो वो कहता है कि मुझे ये हेडो वेल्ड्रिक ने मारने को बोला था। जिसके बाद फेट उस लड़की को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फेट है, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग रही है, चलो अभी हम दोनों पेट पूजा करने चलते हैं। आगे फेट उसे मीट खाने के लिए देता है, जिसे खाने के बाद लड़की खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है कि मैंने पहले कभी मीट नहीं खाया। और ये देखकर फेट उसे अपना मीट भी खाने के लिए दे देता है। इसके बाद फिर फेट उसे चर्च में वापस ले जाता है, जहाँ पर नन और सारा दोनों से थैंक्स कहते हैं। और ये सुन के फेट कहता है कि मुझे आज तक कभी किसी ने थैंक्स नहीं बोला, क्योंकि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं, क्योंकि मुझे तो हमेशा से सिर्फ भूख ही लगती रहती है। आगे वो सारा के पास जाकर कहता है कि बात चाहे कितनी क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन अगर तुम उसमें मुस्कुराना सीख जाओ तो एक दिन तुम्हें असली खुशियाँ जरूर मिलेंगी, ठीक है बेटा। और ये बात उसके बचपन में उसके डैड ने उसे कही थी, जिस पर फेट सोचता है कि तब मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई थी, पर उसी बात ने तो आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके बाद जब फेट रास्ते में चल रहा होता है तो गिड उससे कहने लगता है कि तुम्हें एक नया 1 हैंडेड स्किल मिल गया है और इस तरह की टेक्निक स्किल की मदद से तुम सीक्रेट टेक्निक हासिल कर सकते हो। अभी जो तुम्हें स्किल मिली है उसकी मदद से तुम एक बार में डबल अटैक कर पाओगे। जिस पर फेट कहता है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे जल्दी से उस आदमी की वेपन को तोड़ने के लिए बोला था, नहीं तो अगर वो मुझ पर अटैक कर देता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। आगे गिड उससे पूछता है कि वैसे कल तुम्हारी रॉक्सी की फैमिली में काम करने का पहला दिन है ना, तो क्या तुम वहाँ पर ऐसे कपड़ों में जाओगे। ये सुनकर फेट सोचने लगता है कि अरे यार, ये भगवान, मैं तो कपड़े लेना ही भूल गया, हा हा हा। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें उस बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेट खाना खाया करता था। यहाँ पर एक आदमी बारटेंडर से पूछता है कि फेट कैसा है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि वो काम के बाद हर दिन यहाँ पर आया करता, लेकिन आज नहीं आया। इसके बाद अगले दिन फेट नए कपड़े पहनकर एकदम चमचमाता हुआ, एकदम हैंडसम बनकर रॉक्सी के फैमिली हाउस के सामने पहुंचता है और इतना बड़ा विशालकाय सुंदर महल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं
तभी रॉक्सी उसके पास आकर कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें देखकर मैं काफी खुश हूँ, पर तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो। जिस पर फेड उसे देखकर कहता है कि कैसे ना खोऊं मैं, आज तो आप कतई झेड़ ढा रही हो, आप आज काफी खूबसूरत लग रही हो और मुझे बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे, इसलिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जिसे सुनकर रॉक्सी शर्माने लगती है। इसके बाद रॉक्सी फेड को अपने फादर के ग्रेव के सामने लेकर आती है और कहती है कि ये फेड है डैड, जो आज से हमारे घर में काम करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि घर में सब फिर से खुश हो जाएंगे। आगे फेड के पूछने पर रॉक्सी बताती है कि डैड की मौत 5 दिन पहले गालिया में डिवाइन ड्रैगन का सामना करने की वजह से हुई थी। जिसे सुनकर फेड सोचता है कि गालिया तो वही जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर का राज चलता है और एक हॉली नाइट की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें काबू में रखने की होती है, लेकिन अपने फादर को खोने के बाद भी वो मेरी हेल्प कर रही हैं। और इतना कहकर वो सैड हो जाता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि तुम इतने सैड मत हो, मैं अभी इस हाउस की हेड हूँ और इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना पड़ेगा। क्या तुम मेरा साथ देकर इस जगह को पहले की तरह बनाने में मेरी मदद करोगे। जिस पर जवाब में फेड कहता है कि हाँ जरूर, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। इसी वक्त वहाँ पर एक मेड आती है जो कि असल में घर की चीफ मेड होती है। आगे रॉक्सी से फेड का इंट्रोडक्शन देती है तो वो मेड अपना नाम हारू बताती है। आगे जब फेड वहाँ पर खाना मिलता है तो वो भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है, जो देखकर हारू काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे खा रहा है ये। फिर ऐसे ही काम करते करते उसको एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन जब फेड गार्डन में काम कर रहा था तो कुछ आदमी आकर फेड से कहते हैं कि पहले तो हमें लगा था कि तुम एक अजीब लड़के हो जो अपने स्वार्थ से बात करते रहता है, और भाई तुमने जिस तरीके से मीट खाया था वो तो काफी अजीब था। जिस पर फेड कहता है कि आप लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो, मैंने पिछले 5 सालों से मीट नहीं चखा था, तो इतना तो चलता है ना। तभी वहाँ पर हारू आकर फेड से कहती है कि रॉक्सी तुम्हें बुला रही है। जिस पर सुनकर फेड उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी उसके पेट से दोबारा गुरगुर की आवाज आने लगती है, जो कि उसे भूख लगने का संकेत था। जिस पर वो सोचता है कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले खाना खाया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आगे फेट और रॉक्सी साथ में बैठकर चाय पीते हैं और वहाँ पर भी फेट अपनी भूख के बारे में सोच रहा था, जिसके चलते वो रॉक्सी की बात को सुन ही नहीं पाता। और इसलिए जब फिर रॉक्सी उसे जोर से फे कह के बुलाती है और पूछती है कि क्या बात है फे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और ये सुनते ही फे एकदम से वापस होश में आता है और बताता है कि उसके डैड भी जब जिंदा थे तो भी फे कह कर बुलाते थे। वो एक मॉन्स्टर हंट में मारे गए थे, लेकिन आपने मुझे फे कहकर क्यों बुलाया। जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये मैंने तुम्हारा निकनेम रखा है क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली का एक मेंबर हो। जो ये सुनकर फिर थोड़ा शर्मा जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने रूम में था और रॉक्सी ने वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था जिस पर उसने फेड के लिए लिखा था कि तुम कल छुट्टी ले लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसके बाद फेड ग्रेड से पूछता है कि आज मैं बेहोश क्यों हो गया, मुझे पहले भी बार बार भूख लग जाती थी पर मैं सह लेता था। जिस पर ग्रेड उसे बताता है कि एक बार जब ग्लूटनी स्किल को सोल का टेस्ट मिल जाता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम जितना ज्यादा उसे यूज करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और उतनी ज्यादा भूख लगेगी। ये सुनकर फेड पूछता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। जिस पर ग्रेड कहता है कि अगर ऐसा किया तो तुम भूखे मर जाओगे या फिर अपना होश खोकर जो भी सामने आएगा उसे मारने लग जाओगे। और हाँ, जब तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी तो उसके असर के कारण तुम्हारी आंखें भी लाल हो जाएंगी। जिसे सुनकर फिर जब आईने में देखता है तो सच में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद फेट अपने फीस को हाइड करते हुए हंटिंग करने जाता है, जहाँ पर रास्ते में ग्रेड उसे बताता है कि जब तुम्हारी भूख लिमिट में होगी तब तुम अपनी स्किल को और बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे और तुम्हें नाइट विजन के साथ साथ दूर से ही शिकार की खुशबू भी मिल जाएगी और कमजोर शिकार को तुम्हारे डर से ही पैरालाइज हो जाएंगे। इसके बाद फेट अपने सामने कई सारे गोबलिन्स को मार देता है, लेकिन उसकी भूख जरा भी नहीं मिट रही थी और इसके लिए वो फॉरेस्ट की और अंदर जाकर हंट करने लगता है। और फिर आगे काफी देर शिकार करने के बाद उसकी भूख मिट जाती है। जिसके बाद फेट कहता है कि मैं फिर कभी ऐसा फील नहीं करना चाहता। जिस पर फिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें रेगुलर शिकार करना आना होगा और अपने ग्लूटनी को स्किल को खिलाना होगा। तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा गोबलिन आ जाता है जो कि गोबलिन का किंग होता है और ये देखकर जाना पावर के चक्कर में फेट पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है
और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फेट उस पर अटैक ना करके बार बार उससे अटैक से बच रहा होता है, जिस पर ग्रेट कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और अटैक कर दो। और फिर फेट ग्रेट पर भरोसा रखकर उस पर जोरदार अटैक कर देता है और उसे गोल्डन को वहीं पर मार देता है। अब उसे मारने के बाद फेट के देखता है कि उसके स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिस पर ग्रेट कहता है कि वैसे तुम्हारे स्टेट में अपने लेवल बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने सभी स्टेट देने होंगे और इससे तुम्हें ढेर सारा फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें न्यू फंक्शन प्रोवाइड कर पाऊँगा। फेट कहता है कि सारे स्टेट देने होंगे तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, जिसके बाद जवाब में ग्रेट कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे यूज नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर फेट के पास और कोई चारा नहीं बचता और इसलिए वो उसे अपने सारे स्टेट दे देता है, जिसे लेने पर ग्रेड एक स्वॉर्ड के साथ साथ एक धनुष में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब धनुष एक एरो फायर करता है तो वो बिना डायरेक्शन भी शिकार को लग जाता है। खैर इसके बाद फिर सभी गोब्लिन्स की ईयर को बेचकर उनसे आए पैसों को चर्च के बाहर रख देता है, जिससे कि सारा और बाकी सभी लोग वहां पर अच्छे से खाना खा सकें। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की छुप छुप कर गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी फेट उसे देखकर रोक लेता है और पता चलता है कि ये वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी है, जिसे देखकर फेट उसे पूछता है कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर रॉक्सी उसे कान में कहती है कि मैं दरअसल एक सीक्रेट मिशन पर जा रही हूँ और ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हारू को पता चल गया तो वह मेरा जीना हराम कर देगी। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और इसके बाद फेट अपने काम करने के लिए वापस जाने लगता है, पर तभी रॉक्सी उसे पीछे से बुलाकर कहती है कि अब अगर जब तुम्हें पता ही चल गया है तो तुम भी इस मिशन में मेरे साथ चलोगे। अब फिर आगे वह दोनों टाउन के बीच में रास्ते में चल ही रहे थे कि फेट रॉक्सी की लेडी रॉक्सी कहकर बुलाता है, जो सुनकर रॉक्सी कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जिस पर फेट सॉरी बोलता है, आई एम रियली सॉरी। और रॉक्सी कहती है कि तुम आज के लिए मुझे लेक्सी बुला सकते हो। उसी वक्त ग्रेड उसे कहता है कि वाह बेटे, जवानी के मजे कर रहे हो। जिस पर फेट उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिस पर रॉक्सी सुन लेती है और वो फेट से माफी मांगने लगती है, जिस पर फेट कहता है कि अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको नहीं बोल रहा था। आगे रॉक्सी कहती है कि असल में हम दोनों साथ में टाउन के अंदर जा रहे थे तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, जिसे सुनकर दोनों शर्माने लगते हैं। पर तभी गेड उसे दोबारा तंग करते हुए कहता है कि ओहो आय हाय मजे मजे। फिर फेट कहता है कि अब आगे कुछ बोला तो यहीं जमीन पर पटक के फेंक दूंगा। तभी रॉक्सी उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे मैंने आज तक तुम्हारा स्वॉर्ड कभी नहीं देखा। ये सुनकर फेट डर जाता है कि रॉक्सी को कहीं उसकी ग्लूटिन स्किल के बारे में पता न चल जाए, और इसी शौक में अचानक से उसके हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है, जिसे रॉक्सी पकड़ लेती है। आगे वो स्वॉर्ड को देखकर कहती है कि इसे तो थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें हमारी फैमिली शॉप पर लेकर जाऊंगी। आगे वे लोग टाउन में आकर वहीं पर एक फ्रूट शॉप पर ग्रेप्स टेस्ट करते हैं, और असल में ग्रेप्स भी उसी की फैमिली के गार्डन से होते हैं, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी थे। जिस पर रॉक्सी अचानक से बोल पड़ती है कि टेस्टी कैसे नहीं होंगे, हमारे गार्डन के जो हैं। और ये बात वो शॉप ओनर भी सुन लेता है और हैरान रह जाता है कि तुम्हारे गार्डन के। और इसलिए फिर अचानक से बात को कवर करने के लिए फेट झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं नहीं जनाब, दरअसल इनका एक रिश्तेदार वहाँ पर उनकी फैमिली में काम करता है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। तो वो शॉपकीपर कहता है ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तभी मार्केट में एक होली नाइट गुजरता है, जिस पर गिड कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पर आया है। जिस पर फेट उसे चुप रहने के लिए कहता है, चुप रहो तुम चुप रहो। लेकिन इसे वो होली नाइट सुन लेता है और उसके पास आता है, तो फेट उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है कि माफ करना जनाब, गलती हो गई, माफ करना। जिस पर वो नाइट एकदम क्रूरता से उसे अपने पैरों से मारने वाला होता है कि तभी रॉक्सी उसे रोकने के लिए कहती है, और आवाज सुनकर उसको देखकर नाइट को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। और फिर रॉक्सी धीरे से कहती है लवर बनने का नाटक करो लवर, जिसे किसी को शक नहीं होगा। जो सुनकर फेट शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या लवर। और फिर वो फेट का हाथ पकड़ा कहती है ए जी, मैंने आपके लिए आज खाना बनाया था, आपने क्यों नहीं खाया।
जिसे सुनकर सब लोग सोचने लगते हैं कि लेडी रॉक्सी तो एक हॉली नाइट है, उन्हें खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो ये लेडी रॉक्सी तो नहीं हो सकती। हाँ भैया, ये तो कोई और ही है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब रॉक्सी ने फेट का हाथ पकड़ रखा था, तब फेट को उसके मन की बात सुनाई दे रही थी कि मैंने आज तक किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा और मेरी हार्ट बीट भी काफी तेज हो रही है। अब ये उसके मन की बात सुनने के बाद फिर थोड़ा शर्मा कर हड़बड़ा जाता है और उसे अपना हाथ दूर कर लेता है। इसके बाद वो दोनों घूमते घूमते ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ स्टोन दिख रहे थे, जिस पर शॉपकीपर उन्हें कहता है कि अरे आइए भाई साहब, आइए भाभी जी, आइए आइए हमारी दुकान पर आइए। दरअसल आपको इन स्टोन के अंदर कुछ भी मिल सकता है, इसलिए ये पूरी आपकी किस्मत के भरोसे है। तभी गिट फिर से कहता है कि ये तो तुम अपनी आइडेंटिटी स्किल के आराम से पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है। अब आगे जब रॉक्सी और फेट चल रहे थे तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा था कि भैया तुमने उन्हें मरे हुए गोब्लिन्स की खबर सुनी? माना जा रहा है कि ये कोई शायद खूंखार मॉन्स्टर है जिसने ऐसा किया है, और तो और शायद उसी ने काफी गोब्लिन्स की ईयर्स को चर्च के सामने रखे होंगे। और ये सुनकर रॉक्सी से पूछती है कि क्या आप लोग इसके बारे में मुझे थोड़ा और बता सकते हो? जिस पर वो लोग कहते हैं कि बहन जी हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, माफ़ करिएगा, आपको किसी वॉरियर से इसके बारे में पूछना चाहिए। ये सुनकर रॉक्सी फिर से पूछती है क्या तुम मुझे ऐसी जगह पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर वॉरियर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरा मिशन यही है, इन खूंखार मॉन्स्टर को ढूंढना। और ये सुनकर फिर समझ जाता है कि ये सब उसी की बात कर रहे हैं। आगे फेट उसे अपने उस बार में ले जाता जहाँ पर वो पहले खाना खाने के लिए जाया करता था, लेकिन बारटेंडर उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फेट मर चुका है। आगे फेट रॉक्सी का नाम लेक्सी बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि क्या बात है यार, इतने दिनों बाद आए हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये सुनते ही रॉक्सी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, जिसके कारण वो गलती से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास तोड़ देती है। तभी वो गिट फेट से कहता है कोई चिंता नहीं, जरूर बंदी शर्मा गई होगी, आखिर उसकी दिल की बात जो सामने आ गई। जिस पर फेट भी काफी शर्मा जाता है और उसका गिलास भी टूट जाता है, यानी दोनों ही प्यार में पड़ गए हैं, दोनों के गिलास टूट रहे हैं। वाह 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 वाह, गिलास टूटना प्यार की निशानी भाई साहब। आगे बारटेंडर पूछने पर उन्हें बताता है कि मैं एक वॉरियर को जानता हूँ जो मरी हुई गोब्लिन्स की बॉडी को इकट्ठा करता है। जब वो एक दिन ऐसे ही बॉडी ढूंढने गया था तो उसे गोब्लिन्स का भंडार मिला था जिनके ईयर्स अभी भी लगे हुए थे। ये सुनकर रॉक्सी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम किसी वॉरियर का होता तो वो जरूर पैसों के लिए उन ईयर्स को निकाल देता, जिसका मतलब सिर्फ एक ही है, ये सच में कोई मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता और वो भी फेट को जिंदा देखकर डर जाता। आगे वो बताता है कि लोग मानते हैं कि मॉन्स्टर एक लीच है, इसकी वजह से जल्दी होली नाइट इसका सामना करने जाने वाला है। अब ये सुनकर फेट काफी डर जाता है और सोचता है कि अगर लेडी रॉक्सी ने मुझे जानवर की तरह शिकार करते हुए देख लिया तो काफी बुरा होगा। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और वॉरियर्स भी आ जाते हैं और खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रॉक्सी के पास आकर कहता है कि ओए मैडम, जरा हमारे पास भी बैठो यार और मजे करो। जो देखकर फेट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि रॉक्सी खड़ी होकर उसे अपने हाथ से दूर फेंक देती है। और ये देखकर उनमें से एक आदमी कहता है कि इतनी ताकत तो ये तो सिर्फ एक होली नाइट के अंदर ही हो सकती है। और तभी रॉक्सी अपने नॉर्मल हेयर स्टाइल में आ जाती है, जिससे सब उसे पहचान लेते हैं और फिर सभी जमीन में एक साथ सर रखकर उसे माफ़ी मांगते हैं, जिस पर रॉक्सी उन्हें माफ़ कर देती है और कहती है कि हमें ये काम लोगों को बचाने के लिए मिला है, फिर भी लोग हमसे डरते हैं, जो देखकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। होली नाइट लोगों को सुरक्षा करने के लिए होते हैं, लोगों को डराने के लिए नहीं। हम सबको साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर सब साथ मिलकर रहें, हंसी मजाक करें, और यही मेरे डैड का सपना था जो कि अब मेरा भी है। सब लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं और रॉक्सी के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फेट एक शॉप पर अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल नए जैसा बना देता है, जो कि अब चमकने लगती है। इसके बाद जब वो लोग वापस जा रहे थे कि तभी फेट रॉक्सी से पूछता है कि आपको ये बात पता क्यों नहीं थी कि होली नाइट मॉन्स्टर को मारने जाने वाले हैं? जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये सब वेलरिक फैमिली ने डिसाइड किया है और मुझे उसमें शामिल नहीं किया। उसी पर उन्हें फिर से होली नाइट की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो लोग जाकर देखते हैं कि वो तीनों होली नाइट एक बच्चे को परेशान कर रहे थे और रॉक्सी उनसे पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उस बच्चे को जाने दो। जिस पर वो कहता है कि अरे लेडी गागा, आओ आओ, हम तो बस इस बच्चे की मदद कर रहे थे और कुछ नहीं। आगे रॉक्सी फेट को उस बच्चे को उनसे छुड़ाकर लाने के लिए बोलती है, तो फेट जाकर उसके हाथ से बच्चों को छुड़ा लेता है
और उसे अपने साथ लेकर आता है। इसके बाद रॉक्सी कहती है कि इस बच्चे को मैं संभाल लूंगी, और तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे उस मॉन्स्टर हंट को करने वाले मिशन के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर उनमें से एक नाइट कहता है कि हमें लगा था कि तुम अपने डैड के गुजरने के बाद भीगी बिल्ली की तरह रो रही होगी। जिसके जवाब में रॉक्सी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ से जाने के बाद वो बच्ची उनसे कहती है कि मैं अपनी मॉम से अलग हो गई हूँ। जिस पर फेट कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इसी बात से फेट को याद आता है कि जब वो अपने डैड के गुजर जाने के बाद पहली बार कैपिटल आया था तो वो भी इसी तरह खो गया था। फिर एक होली नाइट ने उसकी मदद की थी। तो यहाँ शाम होने के बाद भी उस बच्चे की मां नहीं मिलती, और इसलिए रॉक्सी कहती है कि बच्चे तुम दुखी मत हो, अगर तुम चाहो तो आज रात तुम मेरे घर रुक सकती हो, हम कल सुबह फिर से उन्हें ढूंढेंगे। लेकिन ये बात चली रही होती है कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो लड़का उसके पास चला जाता है। तभी फेड देखता है कि रॉक्सी देखकर एक काफी प्यारी स्मेल दे रही है, जिसे फेड अपनी आंखों से हटा ही नहीं पाता नजर। इसके बाद रात को गिड उसे मैजिकल मास्क पहनने का आइडिया देता है, जिससे किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं चलेगा। और मास्क खरीदते वक्त फेड को एक ज्वेलरी शॉप दिखाई देती है और वो रॉक्सी के लिए वहां से एक स्टोन बाय कर लेता है। आगे फेड उसे रॉक्सी को देता है, जिसमें से काफी सुंदर ज्वेलरी निकलती है। और भाइयों और बहनों, अगर तुमने लड़की को ज्वेलरी दी तो वो काफी खुश होगी। और रॉक्सी को भी वो ज्वेलरी काफी पसंद आती है और वो बहुत खुश होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेड मास्क पहनकर शिकार करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देखकर उसे सब कोप्स कह के बुला रहे थे। इसके बाद अगले दिन जब फेड अपना काम कर रहा होता है तभी रॉक्सी आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक और टॉप सीक्रेट मिशन पर लेकर जा रही हूँ। तभी सीन कट होता है और हम उन दोनों को बग्गी में बैठे बैठे कहीं पर जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों रॉक्सी के फैमिली लैंड पर पहुंचते हैं। खूब लंबी लंबी जायदाद, उसकी लंबी लंबी प्लॉट जमीनें अगर फेट को मिल गई ना तो फेट की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पहुंचने के बाद रॉक्सी की मॉम उनका वेलकम करती है और रॉक्सी उनके पास जाकर कहती है कि आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। जिसके बाद रॉक्सी अपनी मॉम को फेट से मिलवाती है और कहती है कि इसे मैं काम पर रखा है, मैं इसे आपसे मिलवाना चाहती थी इसलिए साथ में लेकर आई हूँ। और तभी फेट अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। और वो अपना नाम बताता है। जिस पर उसकी मॉम उसको पास आने के लिए कहती है और पूछती है क्या तुम रॉक्सी को पसंद करते हो बेटा। अब ये सुनकर रॉक्सी की चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो अपनी मॉम से कहती है ये आप अचानक से कैसे सवाल पूछ रही हो मॉम। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि वो एक एम्प्लॉय के नाते तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जिस पर दोनों कहते हैं ओ अच्छा, तो आप ऐसे पूछ रही थी, हमें वैसा लगा। अब ये सुनने के बाद फेड घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मैं लेडी रॉक्सी की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर मौका मिला तो मैं पूरी जिंदगी उनकी सेवा करने में बिता दूंगा। अब ये सुनकर तो उसकी मॉम काफी इम्प्रेस हो जाती है। इधर रॉक्सी शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर फेड कहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया क्या। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब भी वो किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती तो वहाँ से भाग जाती है। बचपन में भी छोटे छोटे इंसेक्ट से डरकर भागा करती थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो एक होली नाइट बन गई है। पता नहीं वो अपने आप को कैसे संभालती होगी। उम्मीद है कि वो अपने ऊपर ज्यादा लोड नहीं लेती होगी। ये सुनकर फ्रेंड उनसे कहता है कि लेडी रॉक्सी काफी शानदार होली नाइट है, लोग उन पर भरोसा करते हैं और वो फैमिली हेड का भी काम अच्छे से निभा लेती है। इसके बाद हम रॉक्सी अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर उसके फादर की तस्वीर देखकर पुरानी यादें ताजा कर रही होती है कि कैसे उसके फादर उसे ट्रेनिंग दिया करते थे और होली नाइट होने की जिम्मेदारी समझाते थे। तो वहीं अगले दिन जब फेड खेत में ग्रेप्स इकट्ठा कर रहा था तो वहाँ पर एक आदमी उसे ग्रेप्स का जूस देता है और वह कहता है कि ये जूस पी लो पुत्र, इसमें तुम्हें ताजगी आएगी। जिस पर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और वो आदमी उसे कहता है कि पुत्र, लेडी रॉक्सी अब फैमिली हेड बन गई हैं, इसलिए हमें नहीं लगा था कि वो इस साल यहाँ पर आएंगी। जिस पर फेड पूछता है कि क्या वो हर साल ग्रेप्स की खेती करने में आपकी मदद करने आती है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ पुत्र, वो तो बिल्कुल आती हैं।
और वो तो कुछ मॉन्स्टर को भगाने में हमारी मदद करती है। सुनकर फेट पूछता है कि मॉन्स्टर कैसे मॉन्स्टर, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो 75 साल के इस टाइम पर सिर्फ फसल ही नहीं बाकी फसल भी उगती है, जो कि मॉन्स्टर नानू काफी अटैक करती है। तभी फेट के पेट में से आवाज आने लगती है और गेड उसे बताता है कि तुम स्टार्टिंग से सिर्फ गोब्लिन्स को मार रहे हो, इसलिए अब ग्लूटन को कुछ न्यू सोल को चखना है। इसके बाद जब फेट वापस लौट कर जा रहा था तो वो सामने से एक लड़के को आते हुए देखता है जो कि काफी अलग दिख रही थी। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जाने वाले थे कि वो लड़की फेट को बुलाती है और जब फेट उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम से भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उस लड़की की आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे कि फेट की आंखें ग्लूटन की लास्ट स्टेज में बन जाती हैं। फेट उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसा क्यों रोका। अब वो लड़की फेट को थोड़ा देखकर कहती है कि छोड़ो कुछ नहीं, अब ये तुम्हारे लिए काफ़ी जल्दी है। मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ढूंढते आई थी, मैंने कुछ मॉन्स्टर मार दिए, बाकी तुम मार सकते हो, ये मेरा तुम पर एहसान होगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे फेट गेट से पूछता है कि लड़की कौन थी, जिस पर गेट कहता है क्या पता होगी कोई। तो फेट कहता है कि तुम्हें जरूर कुछ पता है, क्योंकि आमतौर पर तुम मेरे पूछने से पहले बता देते हो, लेकिन इस बार बिल्कुल शांत थे। तभी लेडी रॉक्सी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये लड़की जरूर गालियासी होगी। गालिया बहुत ही खतरनाक किंगडम हुआ करती थी, वहाँ के सोल्जर काफी खतरनाक थे, पर काफी टाइम पहले वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर ने एक साथ अटैक कर दिया और जगह को तबाह कर दिया और सिर्फ कुछ ही लोग वहाँ पर जिंदा बच पाए थे। हाँ, पर ये पहली बार है कि जब मैंने देख रही हूँ। फिर फेट पूछता है कि क्या कल आप मॉन्स्टर को अकेले संभाल पाओगे, जिस पर रॉक्सी कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी वॉरियर्स भी हैं और मैं एक होली नाइट हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। इसके बाद अगले दिन रॉक्सी और कुछ वर्ल्ड मॉन्स्टर को शिकार करने जाते हैं और फेट भी उनके साथ होता है। अब वो लोग उन मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले होते हैं, इसलिए उसकी नज़र एक और मॉन्स्टर पर पड़ती है जिसका साइज काफ़ी बड़ा था और उस मॉन्स्टर को देखकर फेट के मुंह से लाट टपकने लगती है। गिड उससे कहता है कि लगता है कि तुम अपनी लिमिट को रीच करने वाले हो, और तभी फेट की एक आंख लाल हो चुकी थी। आगे जब फेट उस मॉन्स्टर का लेवल चेक करता है तो वो लेवल 50 का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसलिए वो सब लौट कर आने का डिसाइड करते हैं। आगे सब लोग विलेज में काफ़ी उदास थे, इसलिए रॉक्सी उनसे कहती है कि आप सभी लोग फिक्र मत करो, मैं अपने इलाके में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी, और एक होली नाइट होने के नाते मैं उन मॉन्स्टर से फाइट जरूर करूंगी। तभी ग्रेट फेट से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, जिस पर फेट सोचता है कि मैं अभी लेवल 50 के मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं लेडी रॉक्सी के विलेज को भी कुछ नहीं होने दे सकता, साथ ही मैं लेडी रॉक्सी को तो मैं मरने भी नहीं दे सकता। ओहो, देखो अपनी होने वाली पत्नी की इतनी चिंता। और इसलिए इसके बाद रात फेट को उन मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाता है। पहले तो वो ऊपर से सभी कम लेवल वालों को मॉन्स्टर को एरो से अटैक करके उन खत्म कर देता है और अपना लेवल इंक्रीज कर लेता है। और फिर धनुष से मजा नहीं आ रहा था तो वो थोड़ी देर बाद अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और बाकी के मॉन्स्टर को मारकर अब उस लेवल 50 वाले मॉन्स्टर का सामना करने जाता है। लेकिन जैसे ही फेट उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए दौड़कर आगे जाता है तो वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था, और इसलिए गिड उस पर अटैक से बचने के लिए उसे चेतावनी देता है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक था। अब फेट वहाँ से हटकर उससे बच पाता, लेकिन उससे पहले ही उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है और उसके अंदर से खून निकलने लगता है, और तभी के तभी वो बड़ा मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिसे बचने के लिए फेट वहाँ से हटने की कोशिश तो करता है, पर फिर भी वो उस पर अटैक हो जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। फेट को बेहोश देखकर वो लो लेवल वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है, मगर तभी अचानक से फेट उठ जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसके हाथ को काट देता है, और फिर वो उस मॉन्स्टर को मार के उसकी पावर को अपने अंदर ले लेता है। अब उस मॉन्स्टर को मारने के बाद अब वो उस 50 वाले मॉन्स्टर का सामना करने के लिए लेवल आ चुका था। अब गिड उससे कहता है कि अभी तुम मेरा फर्स्ट अल्टीमेट स्टेट यूज कर सकते हो, अपने 10% स्टेट मुझे दे दो और उसे एक ही बार में मार दो, जिस पर फेट मान जाता है। और अब फेट की स्वॉर्ड एक काफ़ी बड़े तीर कमान में चेंज हो जाती है और बहुत ही खतरनाक वाला, और फिर जब उस पर खतरनाक वाले तीर कमान से अटैक होता है तो वो इतना ज़्यादा घातक साबित होता है कि वो बड़े वाला मॉन्स्टर आसमान की ओर फेंक दिया जाता है, यानी कि उसका काम अब तमाम हो चुका है बिडू। लेकिन तभी अचानक से फेट को काफ़ी जोर से दर्द होने लगता है। ये क्या हो रहा है, जिस पर गिड कहता है कि ये ग्लूटिन की काफ़ी खतरनाक पावर मिली है और इसलिए ये उसका रिएक्शन है, तुम्हें इसे सहन करना ही होगा। अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। और क्योंकि अब फेट को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था तो फेट की काफ़ी खतरनाक चीख के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। तो
तो वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि रॉक्सी और बाकी वॉरियर वहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर की बॉडी को देखकर हैरान थे। वो देखते हैं कि इन पर स्वॉर्ड और एरो के निशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका इतना बुरा हाल आखिर किया किसने। इसके बाद यहाँ से सीन सीधा रॉक्सी के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कह रही थी कि वहाँ पर जो सुंदर नज़ारा था वो अब नहीं रहा। जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि पर यह किसने किया होगा, तो रॉक्सी कहती है कि शायद ये उस गालिया वाली लड़की का काम होगा। वैसे भी वो काफ़ी खतरनाक वॉरियर होती है। हाँ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, हमें किसी की चिंता नहीं रहेगी। और फिर वो फेट की तरफ देखकर कहती है कि चलो अब कैपिटल में वापस चलते हैं। तभी उसकी मम रॉक्सी को देखकर सोचती है कि जब भी फेट इसके आसपास होता है तो ये काफ़ी खुश होती है, और इसलिए फेट को अपने रूम में बुलाकर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो बेटा? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा रॉक्सी के साथ रहो और उसे सपोर्ट करो। ये सुनकर फेट पूछता है कि क्या मैं उनके साथ खड़े होने के भी लायक हूँ? मैं तो उनसे काफ़ी नीचे हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इसके लिए कोई पोजीशन स्टेटस होना ज़रूरी नहीं है और ना ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है तुम्हारी फीलिंग्स। अगर तुम दिल से उसका सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और इतना कहकर वो और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए मेरी जगह तुम उसकी मदद करना बेटा। अब ये सुनकर फिर उन्हें हाँ बोलता है। तो वहीं रास्ते में जाते हुए वो यही सोच रहा था कि क्या मैं सच में इसके लायक हूँ भी या नहीं। अब इसके बाद फिर जब दोबारा से मॉन्स्टर को मारने जाता है तो वो देखता है कि गोब्लिन्स को मारने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिट रही थी। तभी गिड कहता है कि तुम अब गोब्लिन से अपनी भूख नहीं मिटा सकते। इसके बाद जब फेड आराम से बार में बैठा होता है तभी वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि लॉर्ड हार्डो जल्दी कोप्स को मारने जाने वाले हैं। यह सुनकर फिर शॉक हो जाता है। तभी बारटेंडर कहता है कि अगर हार्डो कोप्स को सामना करने जाएगा तो इसका मतलब वे लोग गालिया में किसी दूसरे होलीलैंड को भेजने वाले हैं। यह सुनकर फेड पूछता है कि आपका क्या मतलब है? अभी तो रॉक्सी के फादर की गालिया में मौत हुई थी, तो वो दोबारा उसे वहाँ पर क्यों भेजेंगे? जिस पर वो जवाब देता है कि ये जल्दी तय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ बुरा ना हो। और आगे हम देखते हैं कि गालिया जाने के लिए रॉक्सी को चुन लिया जाता है, और उसी वक्त फेड आकर रॉक्सी से कहता है कि प्लीज़ आप वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर खतरा हो सकता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही जाने का डिसाइड कर लिया है। दूसरी तरफ हम हार्डो और बाकी सभी को बात करते हुए देखते हैं। उन्होंने जानबूझकर रॉक्सी को फंसाया था कि अब इस साली से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फेड अपना मास्क पहनकर हार्डो का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि मैं किंगडम का डिसीजन तो नहीं बदल सकता, ना ही मेरे पास लेडी रॉक्सी को रोकने की कोई अथॉरिटी है, मगर हार्डो जैसा नीच इंसान जो लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह समझता है, मैं उसे ख़त्म करके देश पर एक एहसान तो कर ही सकता हूँ। और गाइस, यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होली नाइट हार्डो कुछ वॉरियर के साथ कोप्स को मतलब फेट को ख़त्म करने के लिए जाते हैं। और जब वो लोग उसके सामने पहुंचते हैं तो हार्डो के साथ आए जो लोग कहते हैं कि अरे सर, इसे हम पे छोड़ दो, ये बहुत आसान काम है। जिस पर हार्डो एग्री करता है कि ठीक है, तुम लोग जाओ। मगर जब वो लोग फेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फेट उन्हें आड़ी आसानी से धमाधम धमाधम उड़ा देता है। और ये देखकर हार्डो काफ़ी ज़्यादा शौक था, और बाकी के वॉरियर तो डर के मारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ना बाबा ना, इसे हम ना लड़ें। तभी फेट अपना मास्क उतारता है। ये देखकर हार्डो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसको वो इतने दिनों से गंगाधर समझा वो शक्तिमान निकला रे। अब आगे हार्डो डरते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे? मैं वेलिक फैमिली का सेकंड सन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके जवाब में फेट कहता है कि अगर तुम्हारी हॉलीलैंड होने का इतना ही घमंड है तो जरा अपनी पावर दिखाओ दिखाओ ना। और फिर फेट जब हार्डो की स्किल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक हॉली स्वॉर्ड टेक्निक है, और उसी की स्किल की वजह से वो एक हॉली नाइट बना है। ये देखकर वो गिड से पूछता है कि क्या तुम एक हॉली स्वॉर्ड को हरा पाओगे? जिस पर गिड कहता है कि ऐसी कोई हॉली नाइट स्वॉर्ड नहीं है जो अपन को हरा सके, इसलिए तुम बिंदास फाइट करो। ये सुनकर फेट इस्तेमाल करता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हार्डो उसके ऊपर होली नाइट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो।
लेकिन तभी फेट उसके सामने से गायब होकर अचानक से पीछे आ जाता है। ये देखकर हार्डो उस पर अपने स्वार से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके स्वार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब ये देखकर हार्डो की पैंट गीली हो जाती है और वो पीछे हटने लगता है, जिसे देखकर फेट कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक महान होली नाइट हो, अब क्या हो गया। तभी हार्डो वन नीचे गिर जाता है और फिर उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम सच में होली नाइट के नाम पर एक कलंक हो और तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना कहकर वो काफी भयंकर तरीके से उसका सर पेड़ पे मारता है, जिसके असर से 2-3 पेड़ नीचे गिर जाते हैं। हार्डो से जान की भीख मांगने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जिस पर फेड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि दूसरे इंसान को कीड़े मकोड़े जैसे समझने वाला इंसान आज अपनी जान की भीख मांग रहा है, और तो और लेडी रॉक्सी तुम जैसे की वजह से मौत से खेलने जा रही हैं। बस इतना कह गई फेड उसे हवा में ऊपर फेंक देता है और उस पर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर इसके कारण उसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और लेकिन यह अटैक करने के बाद भी उसने हार्डो को जिंदा रखा होता है। इसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। जिस पर हार्डो कहता है, क्या तुम रॉक्सी के बारे में पूछना चाहते हो? विश्वास मानो, उसने खुद वहां जाने के लिए बोला था। उसने कहा था कि अगर मैं अपनी जिंदगी देकर किसी एक की भी आम इंसान की जान बचा सकती हूँ तो मैं जरूर करूँगी, लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं उसके वहां जाने के फैसले को कैंसिल करवा सकता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज तुम उसके बदले के लिए मेरी जान मत लो। तभी फेट के सामने अपनी तलवार घुसा देता है और कहता है कि ये मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद फेट को होली नाइट की स्किल मिल जाती है, जिस पर गिड कहता है कि तुम अब एक होली नाइट बन गए हो, लेकिन कैपिटल को ये कभी मंजूर नहीं होगा। जिस पर फेट कहता है कि और मैं होली नाइट बनना भी नहीं चाहता। आगे गिड उसे बताता है कि तुम ये पावर और स्टेट मुझे देकर मेरे सेकंड लेवल को अचीव कर सकते हो। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है तुम ले लो, वैसे ही मुझे इसके घिनौने पावर चाहिए भी नहीं। इसके बाद गिड अपने आप को सेकंड लेवल में अपडेट कर लेता है और एक काफ़ी खतरनाक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो कहता है कि अब मेरी धर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि तुम इस दुनिया में किसी भी चीज़ को काट सकते हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी गालिया जाने के लिए निकल रही थी और इस दौरान वो सबसे कहती है कि आप सभी लोग इतना उदास मत होइए, यह 3 साल तो देखते देखते निकल जाएंगे। इसके बाद उसकी नज़र फेट पे ऊपर पड़ती है और वो उसके पास जाकर कहती है कि हम फिर से मिलेंगे। जिस पर फेट उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और फिर रॉक्सी निकल जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी फेट के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर छोड़कर गई थी। हारू से बताती है कि अगर तुम लॉर्ड के पास रहकर काम करोगे ना तो वेल्ड्रिक फैमिली तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। यहाँ पर फेट सोचने लगता है कि रॉक्सी मेरी सच में कितनी चिंता करती है, और फिर वो ये लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब यहाँ से मैं वॉरियर बनूंगा और अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। आगे जब फेड वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तभी गिड से पूछता है कि लगता है कि तूने अपना फैसला कर लिया। जिस पर फेड कहता है कि हाँ भाई, मैं लेडी रॉक्सी गालिया जाने से तो नहीं रोक पाया, मगर कम से कम उन्हें सपोर्ट तो कर सकता हूँ और इसी के लिए मुझे खुद गालिया जाना होगा। फिर जब फेड वहां से जाने लगता है तो हारू से काफ़ी सारे पैसे देकर कहती है कि आज तक तुमने जितना भी यहाँ पर काम किया ये उसकी कमाई हुई राशि है, और उनको शुक्रिया बोलकर फेड अपने सफर पर निकल जाता है। तो दूसरी तरफ रॉक्सी काफी सारे सोल्जर के सामने जाकर अनाउंसमेंट करती है कि वो देश की सेवा करने के लिए गालिया में जाकर डिवाइन ड्रैगन को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है और इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। इसके बाद जब वो नीचे आती है तो वो एक लड़की के उसके पास आती है और उसका नाम मारिया होता है। रॉक्सी से देखकर पूछती है कि क्या तुम भी इस मिशन में आने वाली हो? जिस पर मारिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप जहाँ जहाँ जाओगी मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम मुगन था। वो रॉक्सी को बताता है कि मैं यह मिशन को सिर्फ आपके फादर की खातिर ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि एक जमाने में मैं उनके अंदर काम कर चुका हूँ। जिस पर रॉक्सी थैंक्स कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि लैब में किसी चीज पर रिसर्च कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुमने कोप्स का नाम सुना है? जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि हाँ सुना है। जिस पर पहली लड़की उसे कुछ गोब्लिन्स की डेड बॉडी दिखाते हुए कहती है कि उसने इन गोब्लिन्स को मारा था और देखने से पता चलता है कि यह किसी मामूली एरो से नहीं मर रहे हैं। तभी दूसरी लड़की बुक निकालती है और कहती है कि ये एक मैजिक एरो है, इसमें लिखा है कि ऐसी एबिलिटी एक ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर पाई जाती है और यह
इमोर्टल सीन के वेपन्स हैं जो कि काफी हाई लेवल का मैजिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो फेट के ऊपर रिसर्च चालू हो गई इनकी। इसके बाद हम फेट को देखते हैं जो कि टेट्रा नाम के विलेज में था। फेट उस विलेज को देखकर कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी है। जिस पर गेड उससे पूछता है कि क्या तू यहाँ पहले भी आ चुका है? तो फेट कहता है कि हाँ भाई, 5 साल पहले मैं यहीं पर रहता था। आगे वो एक गाड़ी वाले से उन्हें गालियाँ जाने का लिए रास्ता पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ना भैया ना, आज नहीं आ सकते क्योंकि रात होने पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। आप लोग कल सुबह ही आना, भाई साहब सुबह चलेंगे। ये सुनने के बाद फेट कहता है कि ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे उसके पेट में फिर से आवाज़ आने लगती है, गुड़ 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 गुड़, जिस पर गिड़ कहता है कि अबे जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले और साथ ही में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ले। फेट उसकी बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी एक बार में कुछ वॉरियर के सामने सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो वॉरियर उसके पैसे को फेंक कर कहते हैं कि अबे क्या तेरे को हम भिखारी लगते हैं जो इतने पैसों के लिए मॉन्स्टर से लड़ने चले जाएंगे? चल निकल यहाँ से। ऐसे जब वो आदमी उदास होकर अपने पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उनमें से एक वॉरियर उसके सर पर अपना पैर रख देता है साला, लेकिन तभी पीछे से फेट आकर उस वॉरियर को रोक लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? जो देखकर वहां पर एक दूसरा वॉरियर उसे पंच मारकर नीचे कराने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके हाथ पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ देता है और इसके कारण उस वॉरियर के मुंह से गाना निकल जाता है, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी आ। और फिर वॉरियर हार मान लेता है। इसके बाद जब बार वाला आदमी खड़ा होकर फेट को थैंक्स कहने के लिए जाता है तो फेट उसका नाम लेकर कहता है कि काफी दिनों बाद मिले यार। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब फेट छोटा था तो वो लड़का और उसके दोस्त आकर फेट के ऊपर पत्थर फेंक कर उसे बुली किया करते थे, लेकिन फेट अपने डैड के साथ एकदम शांति की जिंदगी गुजार रहा था। मगर फिर जब एक दिन उसकी डैड की मौत हो जाती है तो सारे विलेज का मिलकर उसके ऊपर पत्थर मारकर उसे गाँव से बाहर निकाल देते हैं। तो वहीं वापस सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि सैड फेट से माफ़ी मांगकर उसे घुटनों पर बैठकर उसे मदद मांगता है। मुझे पता है कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन तुम एक वॉरियर हो और अभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तभी गिड कहता है कि मान जा भाई, वैसे भी तेरे को ग्लूटनी को खाने के लिए कुछ देना है। तो फिर फेट की उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। आगे जब सैड उसे लेकर विलेज में वापस लौटता है तो कुछ लोग सैड से कहते हैं कि हमने तुम्हें कुछ वॉरियर लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुमसे वो भी काम ढंग से नहीं हो पाया और आखिर में तुम इसी लड़के को लेकर आ गए जिसे हमने काफ़ी साल पहले गांव से भगा दिया था। जिसके जवाब में सैड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, फेट सच में अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। जिस पर विलेज का चीफ कहता है कि अगर आज रात उन मॉन्स्टरों ने हम पर हमला किया तो हम इसी की बलि दे देंगे ताकि हमें कुछ टाइम तो मिलेगा। फेट इसका जवाब देने ही वाला था, लेकिन सेट उसे रोकने के लिए कहता है और रिक्वेस्ट करता है रुक जाओ। आगे सेट फेट को घर पर लेकर आता है और उसे माफ़ी भी मांगता है, जिस पर फेट कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि सेट की वाइफ को मॉन्स्टर ने मार दिया था और अभी सिर्फ उसके पास उसकी बेटी है और उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी ही वो कारण है जिसकी वजह से सेट ने खुद को सुधारा है। और इसके बाद सेट फुट को बताता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर ने काफ़ी खतरनाक तबाही मचा रखी है। तभी फेट के पेट से आवाज आने लगती है गुड गुड गुड, जिस पर सेट उसे कहता है कि तुम्हारी गुड गुड वाली परेशानी अभी तक नहीं गई ना। फिर उसके लिए खाना लेने जाता है। तभी सेट की वह प्यारी सी बेटी फेट को कैंडी देती है जिसे फेट खा लेता है। आगे हम देखते हैं कि फेट आराम से खाना खा रहा था, मगर तभी से अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर सेट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, इसको अचानक से क्या हो गया। तभी उनकी बेटी बताती है कि मैंने इनको एक कैंडी दी थी जो मुझे विलेज के चीफ ने देने को बोला था, जिससे सेठ सब कुछ समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर को उसकी बलि देना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर बाहर से मॉन्स्टर उनके विलेज पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और गाइस यहीं पर एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने फेट के विलेज पर अटैक कर दिया था और विलेज के हेड ने सेट की बेटी को एक बेहोश करने वाली कैंडी देकर फेट को बेहोश भी करवा दिया था। अब इसके कारण होता क्या है कि मॉन्स्टर ने उनके पूरे विलेज को
पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि सेठ को जब फेट के बेहोश होने की बात पता चलती है तब वो एक एंटीडोट बना के उसे पिला देता है, जिससे वो होश में आ जाता है। आगे वो फेट को बताता है कि तुम बेहोश कर दिया गया था और एक काम विलेज के हेड का था। ये सुनने के बाद फेट बाहर जाता है, पर वो देखता है कि पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। चारों तरफ मॉन्स्टर ने आग लगा के विलेज को जला दिया था। तभी एक मॉन्स्टर फेट को देख लेता है और उस पर अटैक करता है, जिसे फेट डॉज करता है और उस मॉन्स्टर की स्किल को चेक करने का पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के पास एक फायरबॉल अटैक करने की स्किल है। यह देखकर ग्रेड उसे अपने साइड फॉर्म को यूज करने के लिए बोलता है। फिर जब फेट ग्रेड को अपने साइड फॉर्म में लेकर आता है तो सारे मॉन्स्टर मिलकर एक काफी बड़ा फायरबॉल बनाते हैं और फेट पर अटैक कर देते हैं। इसके जवाब में फेट भी अपने साइड से एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे उनका फायरबॉल अटैक नाकामयाब हो जाता है और साथ ही उस अटैक से सारे मॉन्स्टर एक साथ खत्म हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद फेट फायरबॉल की स्किल भी मिल जाती है। तभी फेट देखता है कि अभी एक मॉन्स्टर बाकी है, जो कि उनका लीडर होता है। वो मॉन्स्टर फेट की तरफ काफी तेजी से उड़कर अटैक करने ही जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले फेट अपना अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद फिर अगले दिन सेठ कहता है कि विलेज पूरा खत्म हो चुका है, विलेज में कुछ लोग ही जिंदा बच पाए हैं। सुनने के बाद फेट उस विलेज की मिट्टी अपने हाथों में पकड़कर अपने आइडेंटिटी स्किल को चेक करता है और कहता है कि इस मिट्टी में अब खेती नहीं हो सकती। जिस पर सेठ उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम्हारे पास आइडेंटिटी स्किल है? जिस पर फेट हाँ में जवाब देता है। तो सेठ उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी स्किल है तो तुम वॉरियर क्यों बने? तुम तो आराम से कुछ भी काम करके काफी पैसे कमा सकते हो और आराम से जिंदगी जी सकते हो। ये सुनकर फेट सोचता है कि मेरे पास ग्लूटिन स्किल है, एक ऐसी स्किल जो इस दुनिया के नियम कानून नहीं मानती। आगे वो सेठ से कहता है कि मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर सेठ कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं भी पास के टाउन में कोई काम ढूंढने वाला हूँ, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सेठ फेट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पंच मारो। जिस पर फेट कुछ समझ नहीं पाता, तो सेठ उसे बोलता है कि मैं अपने पुराने कर्मों की सजा पाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे एक पंच मारो। तभी गिड उसे फेट को मारने के लिए बोलता है और कहता है कि इससे अच्छा फील होगा। जिस पर फेट मान जाता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे सेठ नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों वहां पर हाथ मिलाते हैं और फेट वहां से निकल जाता है। इसके बाद फेट अपने डैड की ग्रेव के पास जाकर स्माइल करता है और वो सोचता है कि विलेज चाहे कैसा भी था, पर इससे ऐसा तबाह होते हुए देख मुझे काफी बुरा लगा। हाँ, लेकिन मेरे और मेरे डैड की मेमोरी अभी भी मेरे पास है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम रॉक्सी की टीम को देखते हैं, जहाँ पर मुगन रॉक्सी से कहता है कि अगले टाउन में आप अपना ख्याल रखना, बच कर रहना। जिस पर रॉक्सी पूछते है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो मुगन कहता है कि आपको वहां पहुंचते ही पता चल जाएगा। तो इस तरफ हम फेट को देखते हैं, जो कि अभी एक घोड़ा गाड़ी से जा रहा था। उस गाड़ी का मालिक उससे कहता है कि ये देखो भाया, मैं तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के 3 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ, इसलिए जो भी हो तुम संभाल लेना। जिस पर फेट कहता है कि हाँ, फिक्र मत करो, भले ही मेरी शकल से नहीं लगता, लेकिन मैं 10-20 गुंडों को तो यूं संभाल लेता हूँ आराम से। तभी अचानक से कुछ लुटेरे उनके सामने भी आ जाते हैं और वो उनको सारा सामान मांगने लगते हैं। तभी फेट आकर उनसे कहता है कि पहले तुम लोगों को मेरा सामना करना होगा। और तभी वो लुटेरे उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर अचानक से वहां पर एक काफी बड़ा वेपन गिरता है और उस वेपन की वजह से सारे लुटेरे काफी दूर उड़ते हुए जाते हैं। और ये वेपन उस गाड़ी वाले लड़के का था जिससे फेट ने उस रॉक्सी के विलेज में देखा था। फिर वो लड़की उस घोड़ा गाड़ी के मालिक से पूछती है कि क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? जिस पर वो आदमी बोलता है कि अरे मैडम प्लीज। आगे जैसे वो लड़की घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठती है तो घोड़ा गाड़ी पूरी आगे से उठ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की अपने वेपन को नॉर्मल बन जाने के लिए कहती है और वो घोड़ा गाड़ी फिर से नीचे गिर जाती है। इधर फेट ये सब देखकर काफी हैरान था, भाई ये सब क्या हो रहा है? आगे वो लड़की फेट से उसका नाम पूछती है, जिस पर फेट अपना नाम फेट बताता है। तो फेट ही तो बताएगा ना, क्योंकि उसका नाम फेट ही तो है। फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा, ग्लूटेन स्किल वाले फेट। ये सुनकर फेट उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी ग्लूटेन स्किल के बारे में कैसे पता चला? जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे पास भी वो स्किल हैं, इसलिए मैं बता सकती हूँ। ये सुनकर तो फेट और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें ग्रिड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया?
मेरा नाम माइनी है। और तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है गुड़ गुड़ गुड़, जिस पर फेट उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। इसके बाद उनकी घोड़ा गाड़ी चलते 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 आगे टाउन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि दो भूत एक लड़के के पीछे भाग रहे थे। और तभी एक होलनेट आकर उन भूतों को खत्म कर देता है और वो लड़की उसकी काफी तारीफ करने लगती है। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर वो होली नाइट स्टाइल मारते हुए कहता है कि मेरा नाम रोडोल्फ है। आगे फेट को घोड़ा गाड़ी का ओनर कहता है कि चिंता ना करो भाया, रोडोल्फ सर गालिया में आने वाले वॉरियर का वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सुनकर फेट हैरान रह जाता है कि वॉरियर के वेलकम की तैयारी, मतलब कि वो रॉक्सी से पहले पहुंच गया। खैर, इसके बाद जब फेट के पास में ही रहने की जगह ढूंढने की तैयारी करता है तो वो देखता है कि माइनी ने तो उसके ऊपर ही सो गई थी। तो फिर फेट उसे उठाकर लेकर जाने लगता है, कहीं वो जाग ना जाए। अच्छा बेटा, जगा के भी तो लेके जा सकता था। वाह 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 वाह। आगे कुछ लोग फेट का उनके टाउन में वेलकम करते हैं, पर तभी वो देखता है कि उन लोगों के नेक के पीछे एक सिंबल होता है और आगे जितने भी लोग उनसे मिलते हैं सबके नेक पर एक सिंबल होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुडोल्फ उन लोगों पर चिल्ला रहा था जिन्होंने पहले भूत जैसे भेष बदल कर अटैक किया था। रुडोल्फ उनके गले पर स्वॉर्ड रखकर कहता है कि यही तुम्हारा प्लान था कि नाटक करके तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, और मेरा मकसद सिर्फ यही साबित करना था कि मेरी फैमिली उन रॉक्सी की फैमिली से बेहतर है। और इतना कहकर रुडोल्फ उन लोगों को वहीं पर खत्म कर डालता है। तो इस तरफ फेट माइनी को लेकर होटल में लाता है और उसे बेड पर सुला देता है। तभी गिड कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि अभी भी जिंदा होगी। फेट उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और वैसे तुम इसे कैसे जानते हो? जिसके बदले में गिड कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं जो बार बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उसके वेपन का नाम स्लोथ है, जो कि मेरी तरह मोर्टल सिंह का वेपन है। लगता है कि अभी तुम्हें सब कुछ बताने का टाइम आ गया है दोस्त। इस दुनिया में ग्लूटीन, रेत, ग्रीड, स्लोथ, लस्ट, एनवी और प्राइड नाम की स्किल्स हैं जो कि नेचर के लॉ को तोड़कर बनाई गई हैं, और इसलिए उन्हें इमोर्टल सीन वेपन कहते हैं। और हाँ, इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्लूटीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये पूरे लेवल अप को तोड़कर सिस्टम को हिलाकर रख देती है। ये सुनकर फेट कहता है कि एक बार जब ग्लूटीन की सोल का टेस्ट मिल गया तो वो दोबारा कभी नहीं रुकेगा, और यही मेरी सजा है। वो ये भी कहता है कि बचपन से ना मेरी स्किल का मजाक बनता आ रहा है, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि मैं थोड़ा सा ताकतवर बन सकता हूँ। तो इसके बदले में मुझे सारी जिंदगी को मॉन्स्टर को मारते रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मेरे पास कोई स्किल होती नहीं। जिस पर फेट कहता है कि तुम्हें अपनी इमोशन काबू रखना होगा, वरना ग्लूटीन ही तुम पर काबू कर सकता है, और उसके बचने के लिए तुम्हें स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा ना। इसके बाद फेट गिड को लेकर मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे सैंड मॉन्स्टर मिलता है। गिड उसे बताता है कि उस पे एरो से अटैक करते जाओ, फिर अपने फायर बॉल से स्किल का यूज़ करना, और इससे उसके एरो के ऊपर आग लग जाती है। और फिर जब फेट उसके ऊपर अटैक करता है तो वो सैंड मॉन्स्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइनी नींद से उठ चुकी होती है और उसे भूख लग रही होती है, इसलिए वो नीचे आती है और देखती है कि एक पोस्टर में लिखा होता है कि जो भी सैंड मॉन्स्टर को हराएगा उसे इनाम मिलेगा। वहीं पर इस तरह हम देखते हैं कि फेट एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है, और तभी उसे पास में एक काफी बड़ा सैंड मॉन्स्टर दिखता है जो कुछ वॉरियर के ऊपर अटैक करने वाला था, पर फेट उसे पीछे से अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद फेट उस पर अपने मैजिक एरो से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। तो फिर वो गिड को साइड में ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का कोर बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो फिर फेट गिड को अपना 20% स्टेज देकर उसे कोर पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर क्या हुआ होगा वो तो आप सबको पता है। आगे वोरी फेट को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। जब वो उसका नाम पूछते हैं तो वो फेट यहाँ पर अपना नाम बताता है, कोप्स। इसके बाद फेट वापस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर माइनी को पता चलता है कि फेट ने ऑलरेडी सैंड मॉन्स्टर को मार दिया है। तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर फेट उसे कहता है कि अरे गुस्सा ना करो, ऐसा करो 50% इनाम तुम रख लो, टेंशन नहीं लेने का। आगे जब फेट नीचे इनाम लेने जाता है तो रुडोल्फ आकर कोप्स को घेर लेता है और कहता है कि
तुम आज से मेरे नौकर हो और मैं जो भी बात बोल देता हूँ वो यहाँ का लॉ बन जाता है। तभी मायनी उसे कहती है कि यह पहले से मेरा है, इसलिए तुम्हारा नौकर नहीं बन सकता। जिस पर रोडोप उसे छोटी बच्ची बोलकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर बदले में मायनी उसे एक अटैक से आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देती है। और गाइस यहीं पर एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेट और माइनी अपना सफर जारी रखते हैं और इस दौरान हम देखते हैं कि माइनी गपा गप खाई जा रही थी। उसे देखकर फेट कहता है कि कितना खाती हो यार तुम हमेशा इतना खाती हो, लेकिन फिर भी तुम एक बच्ची की तरह दिखती हो। ये सारा खाना आखिर जाता कहाँ पर है। ये सुनकर माइनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन का वेट बढ़ा देती है और फिर इसकी वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी का पिछला टायर टूट जाता है। फिर आगे जब वो नीचे उतर कर घोड़ा गाड़ी ठीक करते हैं तो उसी वक्त माइनी पास के विलेज की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर फेट भी उसके पीछे जाता है। ये विलेज काफी ज्यादा शांत था और इस पर गिड बताता है कि हम अभी गालिया के काफी पास हैं और इसका मतलब यहाँ पर मॉन्स्टर का काफी ज्यादा खतरा होगा और अगर खतरा होगा तो जरूर इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पावरफुल आदमी होगा। तभी फेट वहां पर बैठे हुए एक आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे मिया का रास्ता बता सकते हैं? हम इस विलेज में नए आए हैं और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं इस विलेज का चीफ हूँ। तभी फेट की नज़र उस आदमी के स्वॉर्ड पर पड़ती है जो कि एक होली स्वॉर्ड थी और इस आदमी का नाम ओरन होता है। आगे ओरन फेट से कहता है कि अगर तुम इस विलेज में रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे साथ स्वॉर्ड फाइट करनी होगी। ये सुनकर फेट उसके ऊपर अपनी आइडेंटिफाई स्किल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस आदमी को ये पता चल जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास आइडेंटिफाई स्किल है, तुम लेवल 1 के हो और तुम्हारे पास 2 मिलियन से भी ऊपर के स्टेट हैं। सुनकर फेट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इनको ये सब कैसे पता। खैर इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ओरन फेट के सभी अटैक को बड़ी आसानी से रोककर उसके हाथ से स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है और फिर उसके गले पर स्वॉर्ड रखकर उसे हरा देता है। जिस पर फेट कहता है कि मैं हार गया, इसका मतलब मैं इस विलेज में नहीं रुक सकता। जिस पर ओरन कहता है कि बच्चे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा तुमसे लड़ने का मकसद अलग था, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो। हाँ, पर मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, जितने भी दिन तुम यहाँ पर रहोगे तुम्हें मेरे अंडर ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुनकर फेट को समझ नहीं आता। ट्रेनिंग करनी होगी? क्यों क्यों करनी होगी? जिस पर वो अरुण कहता है कि इसे बस मेरे मन की आवाज समझ लो। तुम्हें आज तक आइडेंटिफाई से कैसे बचते हैं वो नहीं पता और ना ही तुम अपनी बाकी स्किल का ठीक से इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी बॉडी को तुम्हारी स्ट्रेंथ की आदत नहीं है। तुम्हारे लड़ने का तरीका मॉन्स्टर के खिलाफ तो काम कर जाएगा लेकिन दूसरे इंसानों के खिलाफ काम नहीं करेगा। और वैसे भी मेरी ट्रेनिंग में तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होने वाला, तो तुम्हें ये ट्रेनिंग कर सकते हो। ये सुनकर फेट सोचता है कि मुझे ऐसी एक होली नाइट से डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलने का मौका या तो फिर बार बार नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो औरन को अपना नाम बताकर ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। तभी पीछे से मायनी आती है और उसे देखकर औरन कहता है कि क्या क्या ये तुम्हारी दोस्त है? काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है ये। इसके बाद अगले दिन फेट अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहाँ पर एरन उसे पहले हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए कहता है। वो बताता है कि अपने स्टेट को कंट्रोल करने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद औरन उसकी बॉडी पोजीशन को भी ठीक करता है, काफी सारी टिप्स देता है और फेट भी जब उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो वो और बेहतर तरीके से मूव कर पाता है। मगर तभी उसकी एक आंख रेड हो जाती है और इसका मतलब तो गिलोटिन अपनी लिमिट पे पहुंचने वाला है। अब जब शाम को उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और फिर वो अंदर जा रहे थे तो फेट को पास में ही कई मॉन्स्टर की स्मेल आती है और वो उसे नजरअंदाज कर देता है। आगे जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मानी ने पूरा घर चित्र बितर कर दिया था और जो मिले वो खा लिया था। फिर सोचता है कि कितनी भुक्कड़ लड़की है यार ये, और वो ओरन से इस बात के लिए माफी मांगता है। तो ओरन कहता है कोई बात नहीं और वो विलेज में खाना लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद फेड उसके घर में एक तस्वीर देखता है जिसमें ओरन उसकी फैमिली थी। तभी गिड ओरन के बेटे को तस्वीर देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है,
अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि ओरन तुम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। इसके बाद अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान फेट को एक वुडन स्टिक देता है और कहता है कि इससे मेरा सामना करने की कोशिश करो। और फिर जब ओरन उस पर अटैक करता है तो फेट एकदम से सही एंगल से और सही स्पीड से इस्तेमाल करके उस स्टिक को टूटने से बचा लेता है, जो देखकर ओरन कहता है कि अब तुमने अपना स्टेट को कंट्रोल करना सीख लिया है। अगले सीन में फेट, ओरन और माइनी साथ में खाना खा रहे थे, जहाँ पर फेट बताता है कि वो अगली सुबह चले जाएंगे और फेट ओरन को उसकी मदद के लिए थैंक्स भी कहता है, जिस पर ओरन कहता है कि कोई बात नहीं और तुम लोग पेट भर के खाना खा सकते हो, मेरे पास और वेजिटेबल और मीट है। तभी माइनी कहती है कि मुझे तो सबका टेस्ट एक जैसा लगता है क्योंकि मैंने अपना टेस्ट करने की सेंस खो दी है। तभी ओरन खिड़की के बाहर केसल की तरफ देखता है, जिस पर फेट उससे पूछता है कि मैंने पहले भी आपको केसल की तरफ देखते हुए देखा है, क्या उस केसल में कुछ खास है। जिस पर ओरन कहता है कि वो पहले केसल मेरा हुआ करता था, 15 साल पहले की बात है, और रॉयल ऑर्डर की वजह से मेरे केसल से बाहर गया था, पर तभी कुछ मॉन्स्टर ने केसल पर अटैक कर दिया और मेरी फैमिली और मेरे लोगों को मार दिया। और उस दिन के बाद से उस कैसल पर एक लीच लॉर्ड राज करता है। तभी अचानक से फेट के पेट से आवाज आने लगती है और इसलिए वो उठकर बाहर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी ओरन भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसल की तरफ जाने की सोच रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे जब वो दोनों कैसल के पास पहुंचते हैं तो फेट अपने मैजिक एरो को फायर करके कुछ स्केलेटन को तो मार देता है। आगे थोड़ा अंदर जाने के बाद चारों तरफ स्केलेटन उन पर अटैक कर देते हैं, मगर फेट और ओरन उससे बचकर कैसल के अंदर चले जाते हैं। मगर तभी वो देखते हैं कि कैसल के अंदर अभी भी ओरन की फैमिली होती है और उनका बेटा और वाइफ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, आपके सफर कैसा रहा डैड। ओरन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगता है। फेट ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये सब कैसे हो रहा है, तो गेड उसे बताता है कि ये सब एक इल्यूजन है बिडू और कुछ नहीं। तभी ओरन का बेटा उसे पूछता है कि डैड, कि आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। जिस पर ओरन कहता है कि जरूर, मैं तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आया हूँ बेटा। और जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसका बेटा उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन ओरन भी अपने पॉकेट में से एक नाइफ निकाल कर उसके अटैक को रोक लेता है। अटैक को रोकते हुए ओरन अपने बेटे से कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रांग बन गए हो बेटा। जिस पर उसका बेटा गुस्से में कहता है कि मैं इतने सालों से कैसल को प्रोटेक्ट करते आ रहा हूँ, जबकि आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी है, आपके सिर्फ अपने काम के लिए हमें मॉन्स्टर के शिकार बनने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि फेट भी ओरन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी गेडो से बोलता है कि रुको, अगर तुम गिल्टिन स्किल से किसी को भी यहाँ पर मारोगे तो उसकी सोल कभी भी आजाद नहीं हो पाएगी और वो सीधा नर्क में चले जाएंगे। ये सुनकर फेट सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब तो अपने हैं। तभी ओरन से कहता है कि तुम मेरी फैमिली से लड़ने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है। तो फिर वो लीच लॉर्ड को संभालता है और उसके बाद फेट एक बॉल पर एक पूरी तरह अटैक करता है और उसके पीछे से लीच लॉर्ड होता है। वो देखता है कि उसके सारे स्टेट मिलियन से भी ऊपर थे, पर तभी वो ओरन से सीखते हुए मेथड को इस्तेमाल करके लीच के अटैक से बच जाता है। फिर आगे वो लीच वहां पर जिंदा लाशों से उस पर अटैक करवाता है, पर फेट उन पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि उन मासूम लोगों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वो जिंदा लाशें उनके आसपास बढ़ रही थी, पर तभी ओरन पर अटैक करने के उन्हें रोक लेता है। इसके बाद ओरन वहां पर अपने होली नाइट स्किल से अटैक करता है, मगर लीच को हराने के लिए वो काफी नहीं होती और इसलिए फेट पास में रखे दूसरी स्वॉर्ड पर पकड़कर ओरन के साथ मिलकर अटैक करता है। फिर उन दोनों के स्वॉर्ड मिलने के कारण इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि वो लीच वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरन अपनी वाइफ और बेटे से माफी मांग रहा होता है और तभी उन दोनों की सोल वहां पर आ जाती है और उसका बेटा कहता है कि आप माफी मत मांगिए डैड, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और उसकी वाइफ भी कहती है कि आपने तो उल्टा हमेशा हमें बचाया है, हमें आप पे गर्व है। फिर और अपने बेटे को उसका नाइफ वापस कर देता है और अपनी फैमिली से गले मिलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लीच लॉर्ड का अभिकार अभी जिंदा था और उन पर अटैक करने ही वाली थी, पर फेट उस पर अटैक करके उसे भी रोक लेता है और तभी ओरन की वाइफ और सन वहां से चले जाते हैं। लीच लॉर्ड को मरते ही फेट की भूख भी शांत हो गई थी।
अब आगे जब सब खत्म हो जाता है तो वो दोनों कैसल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी काफी सारे स्केटर बच गए थे और इसलिए वो दोनों स्केटर को मारने की रेस में लग जाते हैं और सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन फेट और माइनी वापस निकलने वाले होते हैं, तभी एरन माइनी को देखकर कहता है कि मुझे पहले से लग रहा था कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले से कहीं देखा है। अब मुझे याद आ गया, 50 साल पहले जब टाउन में मॉन्स्टर ने अटैक किया था तब मैंने तुम्हारी एक झलक देखी थी। 50 साल बाद भी तुम बिल्कुल सेम ही दिखती हो। हाँ, ये सुनकर फेट कहता है कि 50 साल पहले से तुम फाइट करते आ रही हो, जिसके जवाब में माइनी कहती है कि हाँ, अगर तुम 1000 साल तक ट्रेनिंग करते रहोगे तो शायद मेरे लेवल पर पहुंच जाओगे, क्योंकि इंसानों के पास लिमिट होती है। ये सुनकर एरन कहता है कि इंसानों के पास लिमिट होती है तो तुम क्या हो, जिस पर माइनी कहती है कि मैं एक फैंटम हूँ जिसे मरने की परमिशन नहीं है। इसके बाद एरन फेट से कहता है कि बेटा, जब तुम अपने काम खत्म कर लोगे तब तुम मेरे पास वापस आ जाना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आगे सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम होली नाइट को देख पाते हैं जिन्होंने फिलोसफर स्टोन ढूंढ लिया था। वहां पर वो लड़की कहती है कि लगता है अब इमोर्टल होना नामुमकिन नहीं है, जिस पर राफेल हाँ में जवाब देता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी राफेल उनके ये बटलर से पूछता है कि मैंने हार्डो को काफी टाइम से नहीं देखा, वो कहाँ पर है, जिस पर वो बटलर उसे हार्डो की गुजर जाने की खबर देता है और ये सुनकर राफेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे वो बटलर बताता है कि वो खबर के हिसाब से कोप्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वॉरियर है, जिस पर राफेल कहता है कि कौन है ये वॉरियर। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फिर से फेट और माइनी को घोड़ा गाड़ी के सफर करते हुए देखते हैं और इस दौरान माइनी हमेशा की तरह सारा खाना खा जाती है, जो देखकर फेट उससे पूछता है यार कितना खाती हो तुम, इतना सारा खाना दिया था तुम्हें, तुम सब चट कर गई। तो माइनी उसके पास आकर उसे एक पीस खिलाती है और उसके सर पर हाथ रखकर उसे छोटे बच्चे की तरह सहलाने लगती है और इसके बाद माइनी फेट के पैरों पर सर रखकर सो जाती है। फिर जब उसे ऐसा सोया हुआ देखता है तो सोचता है कि ये सोते हुए एक छोटी बच्चे की तरह लगती है और तभी उसे मायने की वह बात याद आ जाती है जब उसने बोला था कि वो एक फैंटम है जिसे मरने की परमिशन नहीं है और उसे एक गोल पूरा करना है। और जब इसके बारे में वह गिड से पूछता है तो गिड कहता है कि अगर तुम इसके साथ ट्रेवल करते रहोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अब आगे जैसे फेट और माइनी उस विलेज से निकलते हैं तभी रॉक्सी उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। वे लोग ओरन के कैसल को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, जहां रॉक्सी कहती है कि मैंने तो सुना था कि ये लीच लॉर्ड ने कैसल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर सेंस नहीं हो रहा है। तभी मोगन कहता है कि लगता है कि हाल ही में यहाँ पर मॉन्स्टर मारे गए हैं और रिसीवर ओरन वहां पर आकर उनका वेलकम करता है, जिस पर मोगन घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन आपसे मिल पाऊंगा, जो कि एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है। ये सब ब्लेड ऑफ लाइट से भी इनका नाम जाना जाता है। और तभी ओरन रॉक्सी को देखकर कहता है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो, जिस पर रॉक्सी पूछती है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हो। तो ओरन कहता है कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का एक पुराना साथी हूँ और उन्होंने तुम्हारे पैदा होते वक्त मुझे तुम्हारा नाम रखने के लिए बोला था। ये सुनकर रॉक्सी थोड़ा अजीब सा फेस बनाती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने तो इसके बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। तभी मोगन बीच में बोल पड़ता है कि आपको एक हीरो ने नाम दिया, ये कितनी शानदार बात है। जिस पर उन्होंने कहता है कि तुम्हारा मतलब पुराना हीरो, क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और तुम सबने तो मेरे रिटायर होने की वजह सुनी होगी। मुझे जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था मैंने उनको खो दिया, जिसके बाद मेरे पास लड़ने की और कोई वजह भी नहीं बची। आगे रॉक्सी पूछती है कि पर आपने लीच लॉर्ड को तो मार दिया है ना, जिस पर ओरन कहता है कि हाँ, पर अकेले नहीं मारा, ये उसी लड़के की बदौलत हो पाया जो मेरे साथ लड़ा था, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है। तो रॉक्सी पूछती है क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो, लेकिन तभी ओरन को याद आता है कि फेट ने उसे कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना, और इसलिए वो रॉक्सी से कहता है कि माफ़ करना पर मैं ये बता नहीं सकता, उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसका नाम सीक्रेट रखूं। और ये सुनकर रॉक्सी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना और अभी हमें जाना होगा। तभी उन्होंने पूछता है कि तुम सब गालिया जा रहे हो ना, जिस पर रॉक्सी कहती है कि हाँ, आपको कैसे पता चला। और उन कहता है कि तुम जैसी यंग होली नाइट का यहाँ पर होने का एक ही मतलब हो सकता है, जरूर तुम्हें उन वेलिक्स ने भेजा होगा। जिस पर रॉक्सी कहती है कि हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हूँ, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगी और अपने फादर की सोच को आगे लेकर जाऊँगी। सुनकर और शौक हो जाता है
और पूछता है कि क्या मतलब तुम्हारे फादर अब नहीं रहे, जिस पर रॉक्सी का चेहरा उदास हो जाता है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल और इम्प्रूव करना चाहूँगा। ये ओरन तो कमाल का है, जो मिले उसको पकड़ कुछ ना कुछ सिखाने लग जाता है। हाँ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ये सुनकर रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है कि मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल मैं सीखना चाहूँगी। और आगे फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेट और माइनी एक बंजर शहर में आते हैं, जहाँ माइनी कहती है कि मैं यहाँ पर पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होते ही मुझे इंपीरियल कैपिटल में ले जाया गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ याद नहीं। तो वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें ये काफ़ी बड़ा कुकुन दिखता है। उसे देखकर गिड कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि अब भी इनमें से ये बचा होगा। वो ये भी बताता है कि यह एक बायोलॉजिकल वेपन है, जिसे काफ़ी पहले गालिया की मिलिट्री टेस्ट किया जाता था। वो इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर को उनकी ताकतों को भरते थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और इन सभी को तो तबाह हो जाना चाहिए था। आगे गिड उस पर अपनी आइडेंटिटी स्किल यूज करता है, लेकिन वो उसकी स्किल को रीड नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारे मॉन्स्टर मिक्स हो चुके थे और इसलिए वो कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर साथ ही में हम देखते हैं कि उसके स्टेट काफी लाजवाब थे। आगे मायने उसे देखा कहती है कि यह अभी तक पूरा बड़ा नहीं हुआ, तो हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। उसे देखकर फेट कहता है कि क्या ये अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ, और कितना बड़ा होगा भाई? जिस पर मायनी कहती है कि हाँ नहीं हुआ, और जब तक इसका सोल जिंदा है तो इसकी बॉडी पर इतने ही अटैक क्यों ना कर लिए जाए, ये नहीं मरने वाला। ये सुन के फेट पूछता है कि तुम चाहती क्या हो कि मैं इस पर अपनी ग्लूटेन स्किल का इस्तेमाल करूं? जिस पर मायनी कहती है कि तुम्हें याद है ना, मेरा एक एहसान तुम्हारे ऊपर बाकी है, आज वो चुकाने का टाइम आ चुका है। और ये बोलकर वो उस पर अटैक करने चली जाती है। मायनी अपने अटैक से उस पर कोकुन को 2 टुकड़े कर देती है, जिसके बाद उसके अंदर एक रोबोट जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जाग जाता है, जिसकी चेस्ट में एक लड़की भी होती है। फेट जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें भी फेट की तरह रेड हो जाती हैं। पर तभी गिड कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना वरना तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर रोबोट उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर जमीन लावा में बदल जाती है और उनका पीछा करने लगती है। फेट ये देखा गिड को साइड में बदलने के लिए कहता है, जिस पर गिड कहता है कि यह एक फिजिकल अटैक है, मैजिकल अटैक नहीं, साइड इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। तभी माइनी भागते भागते कूदकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ एक अटैक कर देती है और उस लावा के मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। आगे माइनी जंप करके मॉन्स्टर रोबोट के हाथ को काट देती है और नीचे से फेट अपने एरो से उसके अटैक को पैरों को स्टोन में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही मॉन्स्टर रोबोट के हाथ वापस आ जाता है। यहाँ पर फिर माइनी दोबारा उसका हाथ काट देती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इस बार उसके विंग्स निकल आते हैं और वो उसका इतना खतरनाक रूप देखकर माइनी फेट को उसके पीछे रहने के लिए बोलती है, जिससे फेट को याद आता है कि रॉक से भी उसे इस तरह प्रोटेक्ट करती थी। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही दूसरों को पीछे छुपता रहा तो मैं लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बदला लेना होगा। और इतना सोचते ही वो माइनी से कहता है कि मैं अभी हाफ स्टार्वेशन मूड में जा रहा हूँ। इतना कहती उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लूटेन को कंट्रोल करना इस बार और भी ज्यादा मुश्किल था, मगर इस बार फेट हार नहीं मानने वाला था और वो ग्लूटेन से जीत जाता है और माइनी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी मॉन्स्टर रोबोट उन पर कुछ फेदर से अटैक करती है, जिस पर माइनी कहती है कि इन्हें छूते ही एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन तभी फेट जंप करके उन फेदर को स्टोन को बना देता है, जिससे मॉन्स्टर रोबोट भी स्टोन में बदल जाता है। अब इससे पहले वापस से ठीक हो पाता, माइनी उसके पैरों पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। और तभी इसके बाद फेट उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है कि मॉन्स्टर रोबोट अपने आप को ब्लैक बॉल में बंद कर लेता है, जिस पर फेट साइड का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साइड का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता। गिर से मैजिक फ्लो के सबसे वीक पॉइंट पर निशान लगाने को कहता है और ये सुनते ही जब फेट उसके वीक पॉइंट पर अटैक करता है तो वो ब्लैक बॉल टूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट वहां से निकलकर आसमान के ऊपर उड़ जाता है। ये देखकर माइनी कहती है कि हमें इसे पूरी तरीके से ठीक होने से पहले ही मारना होगा और इसलिए वो फेट को अपने वेपन के ऊपर खड़े होने के लिए बोलती है। कहती है कि मैं इसे तुम्हें ऊपर फेंक दूंगी और जैसे ही फेट उस वेपन के ऊपर खड़ा होता है माइनी से ऊपर फेंक देती है और फेट उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऊपर उड़ते गिर कहता है कि तुम मेरे सेकंड लेवल के सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो और उसको मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारे 20% स्टेट चाहिए होंगे। जिस पर फेट कहता है कि हाँ ले लो, मारते हैं इसको अब। और फिर इसके कारण गिड अब एक नई ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाता है, जिस पर गिड कहता है कि
तुम्हें ध्यान से उसके एकदम सेंटर पॉइंट पर अटैक करना होगा। फेट सुनकर उसके एकदम सेंटर पॉइंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर और फेट को अपने ब्लैक बॉल के अंदर बंद कर लेती है। अंदर बंद करते सिर्फ उस बॉल के अंदर आग जला देती है। और तभी फेट कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे मारना होगा, वरना हम नहीं बच पाएंगे। और इतना कहती से मॉन्स्टर रॉबर्ट के चेस्ट में सेंटर पॉइंट में स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे उसे कुछ मेमोरीज दिखती हैं, जहाँ कुछ इंसान काफी सारे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और आखिर में सिर्फ माइनी और मॉन्स्टर रॉबर्ट ही बचे। फेट यहाँ पर ये भी सोचता है कि ये तो एकदम मेरे जैसा है। खैर, उसे मारने के बाद फेट माइनी से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर माइनी कहती है कि पता नहीं, मुझे इतने सालों के पहले की बात याद नहीं, लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर रॉबर्ट बनता है, ऐसा हैवान बन जाता है, तो तुम्हें उसे मारना ही होगा, नहीं तो और भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। ये सुनकर फेट कहता है कि मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी मैंने अपने पर कंट्रोल खो दिया और मैं एक हैवान बन गया तो प्लीज मुझे मार देना, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे रोक सकती हो। सुनकर माइनी उसे गले लगा कर लेती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं सोचूंगी। और इतना कहकर फेट और माइनी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और तभी गिड अपने लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक शील्ड होता है। इसके बाद फेट बेबीलोन सिटी में आता है, जहाँ सिटी के चारों तरफ बड़े बड़े वॉल बने होते हैं, ताकि गालिया के मॉन्स्टर सिटी पर अटैक न कर पाए। आगे गिड फेट को रास्ता बताता है, जिस पर फेट पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले भी आए हो, जिस पर गिड कहता है कि हाँ आया था, तुमसे पहले जो मेरा मालिक था ना उसके साथ, लेकिन फिर एक दिन सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं और मुझे अकेला छोड़ देती हैं। ये सुनकर फेट उससे पूछता है कि क्या इसका मतलब तुम्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तुम कभी नहीं मर सकते, जिस पर गिड कहता है कि हाँ नहीं मर सकता, मैंने तुम्हें बताया था हम मोर्टल सिंस के वेपन को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। फिर आगे जब फेट सिटी में अंदर जाता है तो देखता है कि रॉक्सी और उसकी टीम भी सिटी में एंटर कर चुकी है और सब लोग चीयर कर रहे थे। अगर तभी उस भीड़ भड़ाके में एक लड़की फेट से टकरा जाती है, और जब वो फेट को टच करती है तो फेट को अपनी टेलीपैथी एबिलिटी से लड़की के मन की बात पता चलती है। वो ये सोच रही थी कि रॉक्सी मरने वाली है। और गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बेबीलोन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी वॉरियर थे। आगे गिड कहता है कि जब तक तुम स्ट्रांग हो तब तक बेबीलोन में तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया जाएगा, जिस पर फेट कहता है कि अच्छा, इसका मतलब उन्हें मॉन्स्टर को हराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, यह मेरे लिए काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी बेबीलोन के होलनाइट एलिस्टर से मिलती है, जो रॉक्सी का वेलकम करता है। आगे उसकी बातों से रॉक्सी को पता चलता है कि एलिस्टर और रॉक्सी के डैड एक साथ मॉन्स्टर को सामना कर रहे थे, लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा पाया, और इसके लिए वो रॉक्सी से माफ़ी भी मांगता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपने फादर के कदमों पर चलने आई हूँ, इसलिए अब गालिया के मॉन्स्टर को हराना और लोगों को बचाने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। और इतना कहकर वो दोनों हाथ मिलाते हैं और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। आगे हम फेट को देखते हैं, जिसे अभी अभी पता चला था कि यहाँ पर एक रात बिताने के लिए 10 गोल्ड कॉइन चाहिए होते हैं, और तो और ब्रेकफास्ट के लिए अलग से गोल्ड कॉइन। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र साइड में रखी हुई तलवार के केस पे पड़ती है, जिसे देखकर गिड कहता है कि सुनो, मुझे यह चाहिए। और तभी शॉप का मालिक बाहर आकर फेट के कपड़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो ये जलने के दाग हैं वो कोई मामूली दाग नहीं है ना, शायद ये फायरबॉल अटैक से हुए हैं या फिर उससे भी खतरनाक। ये सुनकर गिड कहता है कि इस आदमी के पास टैलेंट है, हमें इसी से चीज़ें खरीदनी चाहिए। और फिर इसीलिए आगे जब फेट उससे उस तलवार के केस के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि ये तो सिर्फ डिस्प्ले मॉडल है जनाब, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए स्वॉर्ड के हिसाब से बना सकता हूँ। ये सुनकर फेट उसके हाथों में ग्रेड को रख देता है, जिसे देखकर वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ओ भाई साहब, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कमाल की स्वॉर्ड कभी नहीं देखी, अगर तुम्हें इस स्वॉर्ड के लिए केस चाहिए तो कम से कम 500 गोल्ड कॉइन तो देने पड़ेंगे साहब। यह सुनते ही फेट ग्रेड को लेकर वहां से पतली गली से निकल जाता है। खैर, आगे वो अपना खर्चा निकालने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जाता है, तो वहीं थोड़ा आगे जाने पर फेट को वहां पर गंदी बदबू आने लगती है, जिस पर गिड उसे बताता है कि यह बदबू जहरीली है और इसलिए यहाँ पर सांस लेना खतरनाक है। ये सुनकर फेट वहां से आगे निकल जाता है, जहाँ उसे काफ़ी सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। गिड उन्हें देखकर बताता है कि ये ऐसे मॉन्स्टर हैं जो पूरे गालिया में हर तरफ फैले हुए हैं और यह मॉन्स्टर सिंपल आर्मर का वेपन का यूज़ करते हैं। और यह सुनने के बाद फेट उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि साइड से दूसरे वॉरियर उन पर पहले से अटैक कर देते हैं,
जिस पर गिड उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उन मॉन्स्टर का शिकार करो ताकि मैं वो केस ले सकूं। और तभी वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाले होते हैं और इसलिए वो उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर एरो से अटैक कर देते हैं, मगर फेट यहाँ पर अपनी शील्ड की मदद से एरो से बच जाता है। और फिर गिड कहता है कि बस मुझे ऐसी पकड़ कर रखो, उनकी तरफ भागो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिस पर फेट उनकी बात मानकर आगे बढ़ता है और वो जैसे मॉन्स्टर के पास पहुंचता है तो मॉन्स्टर के शील्ड को टच करते उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे ही कर करके वो सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद जब फेट उन मॉन्स्टर की बॉडी पार्ट बेचने जाता है तो सब लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए 2 या 3 टीम जरूरत होती है, लेकिन इसने ये अकेले कर दिया। लेकिन तभी एक वॉरियर उसे पीछे से बुलाकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे माल को ऐसे चुरा लोगे और हम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहेंगे। इतना कहकर वो आदमी फेट पर मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन फेट उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि बेटा आखिरी मौका दे रहा हूँ, पीछे हट जा। लेकिन बेटे में दिमाग नहीं था, इसलिए वो फेट को चैलेंज कर देता है और फिर क्या था, फेट उसे वहीं पर धूल चटा देता है। धूल तो वहाँ पर नहीं थी वहाँ पर, लेकिन उसको जमीन पर पटक देता है। ये देख उसके बाकी साथियों को भी धूल चटाने का मन होता है। धूल तो वहाँ पर नहीं थी, फेट उनको मारने का मन होता है और इसलिए वो भी फेट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आखिरी में सारे के सारे फेट से बुरी तरह पिट जाते हैं। आगे उन सबको निपटाने के बाद फेट उन मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट बेचने के लिए 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। मगर तभी पीछे से रॉक्सी आ जाती है और कहती है कि क्या इन सब होली नाइट को तुमने मारा। रॉक्सी को देख फेट घबरा जाता है क्योंकि उसकी असलियत सामने ना आ जाए। वो लेकिन थोड़ी देर बाद रॉक्सी को पूरी कहानी पता चलती है तो वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने तुम पे पहले अटैक किया था। जिस पर फेट कहता है कि हाँ वही, ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। वैसे अब इनको मारने के लिए मेरे साथ क्या होने वाला है। जिसका जवाब देते हुए रॉक्सी बताती है कि भले ही मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर दिया है, पर बावजूद में सब होने के लिए मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ और क्योंकि सब होली नाइट की जिम्मेदारी है तो इस बार कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम सब बाकी वॉरियर को तुम्हारी गलती के लिए एक रात जेल में बितानी होगी। तभी मीरिया फेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अभी लेडी रॉक्सी के सामने हो, ये मास्क उतार दो, और जबरदस्ती फेट का मास्क उतारने लगती है। लेकिन तभी मुगन कहता है कि एक वॉरियर के लिए उसका मास्क उसकी आर्मर का एक पार्ट होता है, इसलिए उसे मत छीनो। और ये सुनकर रॉक्सी मीरिया को ऐसा करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद रॉक्सी उसका नाम पूछती है, जिसके जवाब में फेट कहता है कि मेरा नाम कोप्स है। और वहीं पर जाने से पहले रॉक्सी फिर से कहती है कि आपके कपड़े थोड़े गंदे लग रहे हैं, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। जो सुनते फेट शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। आगे ग्रिड फेट के मजे लेते हुए कहता है कि अब तो रॉक्सी ने भी तुम्हारे कपड़ों को लेके बेइज्जती कर दी, चलो जाके वो केस खरीदते हैं। जिस पर फेट कहता है कि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जिसे हम उसे खरीद सकें। लेकिन तभी पीछे से वो शॉप ओनर आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कैसे उन गैंग लोगों को धूल चटा दी। अरे मेरा मतलब है कि वहाँ पर धूल तो नहीं थी, तुमने कैसे उन लोगों को जमीन पर पटक दिया। जिस पर फेट हाँ में जवाब देता है। तो फिर वो आदमी आगे कहता है कि इसी बात में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शॉप का सामान पहन कर फाइट करने जाओ। जो सुनकर फेट को समझ नहीं पाता, तुम्हारी शॉप का सामान पहन के जाऊं क्यों। तो वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जेड है, मुझे अपनी शॉप खोले 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी शॉप के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उन कपड़ों को पहनकर फाइट करने जाओ जिससे मेरी शॉप को और ज़्यादा कस्टमर आने लगेंगे। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। यह सुनकर फेट उसे हाथ मिला लेता है और इसके लिए मान जाता है। और इसके लिए फिर वो शॉप ओनर उसे एकदम नए आर्मर, एकदम ब्रांड न्यू आर्मर पहना देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम्हें इसे पूरे सेट के लिए सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन देने होंगे। क्या, कितना चंट आदमी है ये। जिस पर फेट कहता है कि क्या तुम इसके लिए पैसे लेने वाले हो, मुझे लगा एडवर्टाइजमेंट में दिए होंगे, फ्री होंगे। जिस पर वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम इसके हाफ प्राइस दे दो। जिस पर फेट सोचता है कि कितना चंट आदमी है ये और उसको ना चाहते हुए भी खरीदना पड़ता है। आगे फेट खाना खाने के लिए जा रहा होता है और तभी उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत और हॉट लड़की होती है। और जैसे ही फेट उसे देखता है तो उसे एकदम अजीब सा एहसास होता है और फिर वो लड़की फेट के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फेट। ये सुनकर फेट को जोर का झटका हाय जोरों से लगा।
जोर का झटका लगता है और वो सोचता है कि मैं तो अभी मास्क पहन के रखा है, लेकिन फिर भी इसने मुझे पहचान लिया और इसे मेरा नाम कैसे पता चला। तभी वो लड़की कहती है कि आखिरकार हम दोनों एक ही टाइप के जो हैं। जो सुनकर फेट समझ जाता है कि इस लड़की के पास भी डेडली सेंस की स्किल है। आगे वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एरिस है, मेरी स्किल लस्ट है। इस तरह बेचारा जैसे जैसे फेट उसकी तरफ देखे जा रहा होता है उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जिस पर एरिस कहती है कि इसके लिए माफ़ करना, ये मेरा लस्ट स्पेल का साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए मुझे जो भी देखता है उसे एक चार्म इफ़ेक्ट मिलता है, चाहे सामने वाला किसी भी जेंडर या किसी भी एज का हो, वो मेरे प्यार में गिर जाता है। आगे फेट किसी तरह खुद को कंट्रोल करके पूछता है कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी, इसका मतलब समझा सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी पहले से देखते आ रही हूँ और तुम्हारी ग्लूटिन स्किल के एक्टिवेट होने का वेट कर रही थी ताकि मैं तुम्हारे साथ एक कांटेक्ट बना सकूँ। पर बाद में मैंने अपना फैसला बदल लिया क्योंकि तुम आज नहीं तो कल गेट से मिलने ही वाले थे। वैसे कुकुन वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब भी कुछ कुकुन गालिया में बचे हुए हैं और अगर वो पूरी तरीके से मेच्योर हो गए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। खैर, मैं अभी पॉइंट पर आती हूँ। दरअसल मैं इस किंगडम की गार्डियन हूँ, मैं किंगडम के फ्यूचर के लिए काम करती हूँ और इसलिए अगर आज के नुकसान से 5 साल फ्यूचर को फ़ायदा होता है तो मैं उसका सपोर्ट करूँगी। ये सुनकर फेट कहता है कि आज के नुकसान से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। इस पर एरिस कहती है कि रॉक्सी हार्ट उसकी गालिया में मौत होने वाली है। ये सुनकर तो फेट का माथा भन्ना जाता है। वाड़ा वाह वाड़ा वाह 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 और टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बकवास है, तुम चाहती हो कि लेडी रॉक्सी मारी जाए। जिस पर एरिस एकदम शांति से जवाब देते कहती है कि क्यों, तुम्हें हेड फिनोमेना के बारे में पता नहीं। जब एक मॉन्स्टर को मारा जाता है तो उसका हेड बढ़ता है जो कि काफ़ी ख़त्म नहीं होता, धीरे धीरे सालों साल वो बढ़ता रहता है जब तक कि उसमें काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर ना निकल जाएं। और यही सेम चीज़ इंसानों के साथ भी होती है। वो होली नाइट के खिलाफ अपने अंदर हेट पाल रहे हैं। अगर रॉक्सी हार्ट की मौत हो जाती है तो उसकी मौत से जो हेट क्रिएट होगा वो बाकी सभी हेट को अपने अंदर ले लेगा और फिर उसमें से एक नई पावर बनकर बाहर आएगी और फिर वही फ्यूचर किंगडम को काफ़ी जरूरी हिस्सा बनेगी, जिसके पास एक काफ़ी शानदार स्किल होगी। और इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए उसकी मौत को एक किंगडम को बेहतर दिशा की ओर ले जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद फेट का पारा 7 आसमान के पार पहुंच जाता है और वहाँ पर रखे हुए ग्लास को दीवार में दे मारता है। फिर वो कहता है कि लीड रॉक्सी की मौत से कुछ अच्छा होने नहीं वाला। जितनी परवाह वो अपने लोगों की करती है ना, इतना कोई दूसरा होली नाइट नहीं करता। उसकी मौत से लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इतना कहकर फेट वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये प्लान कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किससे लड़ना पड़े, लेकिन मैं लीड रॉक्सी को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। और गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रॉक्सी सभी लोगों के सामने फेट को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। ये देखकर फेट कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। तभी मीडिया उसके पास आकर पेपर लेकर आती है और कहती है कि मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे नाम पर 56 केसेस हैं जहां पर तुमने दूसरे वॉरियर के साथ लड़ाई की है और 20 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें तुमने दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर फेट कहता है कि बड़े अजीब हो यार तुम, हर टाइम दूसरे वॉरियर ने पहले मेरे पर अटैक किया था, मैं उन पर अटैक करने नहीं गया था। जिस पर रॉक्सी कहती है कि हाँ, लेकिन मैं यह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जिस पर फेट कहता है कि लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो रॉक्सी कहती है कि रॉयल आर्मी में ज्वाइन कर लो, उसके बाद कोई भी वॉरियर तुमसे पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। जिस पर फेट कहता है कि ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नौकरी करने का शौकीन नहीं हूँ। वो भाई साहब, नौकरी वोकरी ना हो अपन से, अपन तो बिजनेस वाले हैं। जिस पर रॉक्सी कहती है कि अगर तुम मेरा ऑफर मना करते हो तो सजा के तौर पर तुम्हें जेल जाना होगा। और इतना कहकर रॉक्सी उसकी तरफ सवाल उठा लेती है और ये सुनकर फेट कहता है कि मुझे भी जेल जाने का कुछ शौक नहीं है। और इतना कहकर वो उसे लड़ने के लिए सवाल उठा लेता है। अगर उसकी स्वाड के ऊपर केस लगी होती है, जिसे देखकर रॉक्सी कहती है कि सुनो, मेरा पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए सीरियस होकर लड़ने में तुम्हारी भलाई है। जो इतना कहते हैं उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां रॉक्सी फेट के ऊपर भारी पड़ने लगती है। जो देखकर फेट सोचता है कि मेरे स्टेज तो इससे जाना है, लेकिन फिर भी मैं लेडी रॉक्सी को हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। फेट जब ये सोच रहा होता है तो लेडी रॉक्सी इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर देती है।
जिससे फेट का मास्क थोड़ा सा टूट जाता है, जिस पर रॉक्सी कहती है कि अगर तुम सीरियसली फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पहचान सबके सामने ले आऊंगी, और इतना कहकर वो फेट पर अटैक कर देती है, जिससे फेट बचकर दूर चला जाता है। इसके बाद फेट अपने होली नाइट स्किल का इस्तेमाल करता है, जो देखकर रॉक्सी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम होली नाइट स्किल का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, क्या तुम पहले एक होली नाइट थे? जिसके जवाब में फेट कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ एक वॉरियर हूँ। और बस इतना कहते ही फेट उसके ऊपर होली नाइट स्किल का अटैक कर देता है, जिसको रोकने में रॉक्सी को काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी फेट की नजर रॉक्सी के नेकलेस पर चली जाती, जिससे वह पहचान लेता है कि यह नेकलेस तो उसी क्रिस्टल से बना जो क्रिस्टल उसने पहले रॉक्सी को गिफ्ट किया था। और फिर जब वो वापस सोच में डूब जाता तो रॉक्सी एक अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और फेट अपनी हार मान लेता है। फेट कहता है कि अगर मैं वो हूँ भी सही तो तुम्हें क्या, तुम अपने काम पे ध्यान लगाओ और गालिया में खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और सोचता है कि अभी लीड रॉक्सी की जान खतरे में है, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में सोच रही है। तभी उसके सामने मुगन आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ। अब मैं समझा कि तुमने उस रोबोट मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे हराया था। जिस पर फेट कहता है कि उस रोबोट मॉन्स्टर का कोई कंट्रोल कर रहा था, उसकी बॉडी से वही सेम निशान था जो दूसरे सलमेंडर पर था। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लाइनी था। वो उसकी दोस्त से पूछती है कि वेल्ड्रिक फैमिली में चल के आ रहा है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि सुनने में तो आ रहा है कि उन तीनों में सबसे एल्डर सिबलिंग ने अभी अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है और वह फिलोसफर स्टोन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ये सुनकर लाइनी कहती है कि फिलोसफर स्टोन, और फिर वह बुक शेल्फ में से बुक निकालती है और उससे फिलोसफर स्टोन के बारे में पढ़ने लगती है और कहती है कि फिलोसफर स्टोन किसी भी चोट को हील कर सकता है और तो और वो अपने ओनो को काफी शानदार पावर भी दे सकता है। हाँ, लेकिन इसके बदले में वो ओनो के दिमाग पर काबू कर लेता है। और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और इस तरह हम फेट को देखते हैं जो बेड पर लेटकर मायने की कई हुई बातों को सोच रहा था। ये कितना सोचने लगा है भाई, कभी क्या सोचने लगता है। हो क्या गए फेट भाई तुमको? माइनी ने उसे बोला था कि तुम्हें लेवल ई पर पहुंचना होगा, तभी तुम ड्राइव ड्रैगन को फाइट कर पाओगे। अगर तुमने अपने आप पर जाना जोर डाला तो ग्लूटिन तुम पर काबू कर लेगा। लेकिन तभी अचानक से सिटी में अलार्म बजने लगता है और लेस्टर रॉक्सी से कहता है कि काफी सारे मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। जो सुनकर रॉक्सी कहती है कि हम अभी जाकर उन्हें रोकेंगे और फिर वो अपने सोल्जर को इकट्ठा कर गालिया जाने का ऑर्डर देती है। तो इस तरह फेट भी बॉर्डर पर खड़े होकर मॉन्स्टर को आते हुए देख रहा था और तभी उसकी नजर रॉक्सी की रॉयल आर्मी में पड़ती है जो उनका सामना करने के लिए जा रहे थे। और उसी वक्त फेट की आंखें रेड हो जाती हैं, जिस पर गिड कहता है कि तुम्हें इसे ठीक करना होगा। वैसे अभी कोई चीज ईस्ट की तरफ काफी तेजी से रॉयल आर्मी की तरफ बढ़ रही है। जो सुनकर फेट ईस्ट की तरफ देखता है, उससे पता चलता है कि वो चीज अंडरग्राउंड में है। ये सुनकर फेट उसकी तरफ काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकल आता है। फिर देखता है कि उसके ऊपर वही निशान होता है जो रॉबर्ट मॉन्स्टर के ऊपर था। ये देखकर फेट उसके ऊपर कूद जाता है और उसकी स्टेट देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी स्टेट 10 मिलियन से भी ज्यादा थे। और तभी अचानक से मॉन्स्टर फेट पर अटैक करता है, जिस पर फेट शील्ड का यूज करके बच जाता है। तो गिड कहता है कि इसका एसिड इतना खतरनाक है कि अगर ये तुम्हें टच भी करता है तो तुम वहीं की वहीं मर जाओगे। ये सुनकर फेट उस पर अटैक करता है। तो गिड कहता है कि इस अटैक के साथ एक फायर यूज करके हम वहीं से वहीं की वहीं जला देंगे। और फिर जब वो अटैक करता है तो मॉन्स्टर वहीं के वहीं गायब हो जाता है। मगर तभी पीछे से मॉन्स्टर आता है और जमीन के अंदर चला जाता है और सीधे रॉयल आर्मी की तरफ जा रहा था। आगे जब फेट उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वो मॉन्स्टर अपने बॉडी के 3 छोटे पार्ट से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसे हरा देता है। और इसके बाद फेट थोड़ा आगे जाकर एक और काफी खतरनाक अटैक रेडी करता है और गिड से कहता है कि इस मॉन्स्टर के पास सिर्फ एक कोर है, इसलिए मैं इसे अटैक से उसका खेल वहीं की वहीं खत्म कर दूंगा। और फिर जैसे ही सिर्फ वहां निकलता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अटैक से एकदम पहले उस मॉन्स्टर के ऊपर एक दूसरा अटैक लगता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। ये देखकर फेट काफी कंफ्यूज था। तभी उसकी नजर उसी मास्क पहने आदमी पर जाती जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। उसे देखकर फेट उस पर अटैक करने के लिए कूदता है और तभी गिड कहता है कि उसके पास भी एक मोटा सिन वेपन है जो कि एक एनवी है। तभी काफी सारे मॉन्स्टर उस आदमी के चारों तरफ जमीन से निकल आते हैं। गिड कहता है कि अब मैं समझा, तुमने देखा था उस मॉन्स्टर के अंदर एक चीज गई थी, वो दरअसल एक मैजिकल बुलेट थी जिससे उसके अंदर की ताकत बाहर निकलती है।
तभी अचानक से वो सारे मॉन्स्टर फेट को निगल लेते हैं, लेकिन फेट उससे बचकर बाहर निकलता है और उस आदमी पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक उस पर पहुंच ही नहीं पाता। जिस पर गेट कहता है कि तुम्हारा स्टेट अभी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं, ये इंसान की लिमिट है और तुम लेवल ईप तक पहुंचने के लिए तो इंसान से बढ़कर पावर चाहिए होंगी। तुम्हारे अटैक का असर इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि सामने वाला पहले से ही लेवल पर है। ये सुनने के बाद भी फेट उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे बड़ी आसानी से रोककर दूर फेंक देता है। और फिर इसके बाद वो आदमी अपनी मैजिक ब्लेड से फायर करने लगता है, जिससे फेट शील्ड से रोक तो लेता है, लेकिन इससे वो थक कर नीचे गिर जाता है। तभी वो आदमी उसके पावर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किसी को भी मारना क्यों ना पड़े, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ, इसलिए मुझे मेरी पावर दो, ग्लूटिन स्किल। तभी वो फेट की दोनों आईज रेड हो जाती हैं और इससे वो काफी तेज रोशनी निकलती है, और ये देखकर वो आदमी समझ जाता है कि फेट लेवल ई पर पहुंच चुका है। इसके बाद फेट जब उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो आदमी फिर से उस पर अपनी मैजिकल बुलेट से फायर करता है, लेकिन इस बार फेट उसके अटैक को बड़ी आसानी से डोज करके बच जाता है और उसके पास जाकर पीछे से अटैक करता है। फेट के अटैक के कारण उसका मास्क टूट जाता है और हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एलिस्टर है। अरे बाप रे बाप, धोखेबाज इंसान। तभी एलिस्टर एक फ्लूट से आवाज निकालता है, जिससे आसमान से डिवाइन ड्रैगन बाहर निकलता है, रॉक्सी की तरफ जाने लगता है। यह देखकर जब फेड उसे बचाने के लिए वहां जाने की कोशिश करता है तो एलिस्टर उसके ऊपर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है। इस तरह वो डिवाइन ड्रैगन रॉयल आर्मी तक पहुंच चुका था। वो रॉक्सी के ऊपर अटैक भी कर देता, जिसके असर के बाकी सब वहां से दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन रॉक्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि फेड एकदम सही टाइम पर आकर उस शील्ड से बचा लेता है। अरे जब अपना हीरो इनसे बोल रहा है कि हम हैं तो किस बात का गम है, तो काय को टेंशन लेने का। और तभी डिवाइन ड्रैगन उन पर एक और अटैक करता है, जिससे फेड अपने शील्ड से रोक तो लेता है, मगर उसे उसका अटैक रोकते रोकते उसका मास्क पूरी तरह टूट जाता है। और तभी रॉक्सी से पीछे से पहचान लेती है और पूछती है, क्या तुम फेड हो, है ना? जिस पर फेड एक स्माइल करके उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं लेडी रॉक्सी। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेड रॉक्सी को बचा लेता है, जिससे उसका मांस भी पूरी तरह टूट गया था और रॉक्सी उसे पहचान लेती है। जिसके बाद फेड उसकी तरफ देखकर कहता है कि लेडी रॉक्सी जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाइए, इससे पहले कि वो डिवाइन ड्रैगन दोबारा से अटैक करे। और हाँ, आपसे पूरे समय झूठ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। इतना कहकर फेड वहाँ से भाग जाता है और आगे जब फेड उस डिवाइन ड्रैगन के पास पहुँचता है तो वो ऑलरेडी हील हो चुका था। उसके ऊपर एलिस्टर खड़ा था। तभी फेड उस पर अटैक करके उस डिवाइन ड्रैगन को मूवमेंट रोक लेता है और एलिस्टर से फाइट करता है। और इस फाइट के दौरान एलिस्टर फेड पर भारी पड़ रहा था। आगे एलिस्टर कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते और इसके 3 कारण हैं। पहला, जो तुमने जबरदस्ती लेवल ई पर आकर सारी एनर्जी खत्म कर दी। दूसरा, अपनी पावर का आधा हिस्सा ड्रैगन को रोकने में इस्तेमाल कर लिया। और तीसरा रीजन कि मैं अभी तक सीरियस नहीं हुआ। और इतना कहकर एलिस्टर उसके ऊपर पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे फेड का एक हाथ कट जाता है। फिर जब एलिस्टर उसे मारने लगता है कि पीछे से फेड उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके सामने जो फेड था वो उसका खाली बस एक इल्यूजन था। इसके बाद फेड जैसे उसे मार देता है तो वो अचानक से खाली जगह पहुंच जाता है जो उसने कुछ दिन पहले सपने में देखी थी। तभी हैरियल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन इतनी चेतावनी दी थी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर फेड पूछता है कि तुम वही लड़की हो ना जो रॉबर्ट मॉन्स्टर के कोर में थी? जिसके जवाब में कहती है कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ और मेरा नाम लूना है, मुझे मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो उसे माफी भी मांगती, जिस पर फेड कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो? जिसके जवाब में लूना कहती है कि मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं कर सकती। तभी अचानक से फेड की नीचे की जमीन टूटने लगती है और लूना कहती है कि मैं इसे रोक कर रख रही थी। जो सुनकर फेड शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी वजह से ग्लूटनी इसके लिए इतना शांत थी। लूना कहती है कि हाँ, लेकिन अब और नहीं, मैं और सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को अपनी स्किल से मार दिया तो तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और तभी अचानक से फेड के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है कि एक रेड हेयर वाला आदमी आकर उसे रोक पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गेट था। इसके बाद फेड लूना से कहता है कि मुझे चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं डिवाइन ड्रैगन को ऐसे ही आजाद नहीं छोड़ सकता। और इतना कहकर फेड डिवाइन ड्रैगन के सामने आ जाता है, जहाँ वो फेड के मैजिक को तोड़कर आसानी से आजाद हो जाता है। तभी ग्रिड कहता है कि हमें उसे जल्दी मारना होगा, लेकिन सिर्फ एक हाथ से शील्ड और एक हाथ से स्वॉर्ड इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होगा। तभी फेड एक हाथ से ग्रिड को उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है और उस पर जंप करके अटैक कर देता है। इसके बाद फेड उसकी विंग्स को काट देता है,
जिससे डिवाइन ड्रैगन नीचे गिर जाता है और फेट पर ही मैजिक अटैक करता है। लेकिन फेट अपने स्वार से उसके मैजिक को दो हिस्सों में काट कर उसके बीच में गुजरकर डिवाइन ड्रैगन की बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारता है फेट नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है और सोचता है कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो मैं डिवाइन ड्रैगन से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। और तभी वो गिड के पास आकर रखकर उसे अपने सारे स्टेट दे देता है और कहता है कि अगर ऐसा करने से मैं अपने आप को कंट्रोल खो भी देता हूँ तभी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इस तरफ गिड अपने नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि आखिर इस स्किल ने तुम्हें भी अपना गुलाम बना ही दिया। और फिर नीचे गिर जाता है। तभी माइनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आने वाला है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपनी स्किल का हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम उस पर काबू कर नहीं पाओगे। जिस पर फेट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे मार दो। जिस पर माइनी अपना वेपन निकाल लेती है और कहती है कि ठीक है मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूँगी। इतना कहकर वो फेट पर मारने वाली होती है कि अचानक से रॉक्सी फेट को वहाँ से धक्का देकर बचा लेती है और गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी फेट अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मत देखिए। ये सुनकर रॉक्सी रोने लगती है और कहती है कि क्या तुम सच में लगता है कि इस वजह से मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। चाहे तुम्हारे पास कितनी पावर क्यों ना आ जाए तुम अब तब भी मेरे फेट ही रहोगे और फेट जैसे मैं जानती हूँ, इसलिए कभी भी अपने आप को मारने की कोशिश मत करना। इतना सुनते ही फेट सोचता है कि काफ़ी अजीब बात, जैसे मैं लेडी रॉक्सी को देखा मेरी ग्लूटिन स्किल अपने आप शांत हो गई। आगे रॉक्सी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि चलो साथ में बेबीलोन चलते हैं। यह देखकर फेट सोचता है कि अब मैं समझा, मैं हमेशा से लेडी रॉक्सी की नफरत से डरता था लेकिन वो अभी भी मुझे एक्सेप्ट कर रही हैं। मैं हमेशा से बोलता था कि मैं लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं हमेशा से चाहता था कि लेडी रॉक्सी मुझे प्रोटेक्ट करें। और बस इतना कहकर फेट वहीं बेहोश हो जाता है। तो फिर अगले दिन जब फेट अपनी आंखें खोलता है तो अपने हॉस्टल रूम में था और तभी एरिस और माइनस के रूम में आते हैं और कहते हैं कि तुम पूरी एक हफ्ते तक बेहोश थे। और फिर वो फेट के पास आकर उसे गेट को वापस कर देते हैं। गेट को देखकर फेट कहता है कि तुम काफ़ी बुरी हालत में लग रहे हो। जिस पर एरिस कहती है कि हमें इसे ढूंढने के लिए गालिया के एकदम बीच में जाना पड़ा था। जो सुन के फेट पूछता है कि ये वहाँ पर क्या कर रहा था, तो एरिस कहती है कि शायद कोई मॉन्स्टर उसे उठाकर ले गया होगा, लेकिन हमें उसे इतना ढूंढना नहीं पड़ता अगर माइनी सही टाइम पर उसे कलेक्ट कर लेती। जिस पर माइनी कहती है कि मैं दूसरी वेपन एनवी को संभालने में बिजी थी, क्योंकि अगर उसे एलिस्टर ईयर जैसे कि एक और होस्ट मिल गया होता तो काफ़ी दिक्कत हो जाती। ये सुन के फेट पूछता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये एलिस्टर और एनवी के बीच में चल क्या रहा है। जिस पर माइनी उसे बताती है कि उसे एनवी कंट्रोल कर रहा था। तो फेट पूछता है कि तो क्या तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर माइनी कहती है कि नहीं, मोटर सिन के वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और इसलिए मैंने उसे गालिया के दूसरे हिस्से में फेंक दिया। इसके बाद एरिस फेट से कहती है कि वैसे डिवाइन ड्रैगन को हराकर तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी और इसलिए अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर फेट कहता है कि पहले मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा कभी भी लीड रॉक्सी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगी, तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो एरिस कहती है कि ठीक है। वैसे भी आइडिया एनवी का था और मैं बेवकूफ़ थी जो उसके प्लान में हिसाब से चल रही थी। खैर डिवाइन ड्रैगन के मरने के बाद एक नया समय शुरू होने वाला है और इसलिए आगे आने वाली चीज़ों के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। यह सुनकर फेट कहता है कि मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मैं ग्लूटिन स्किल के साथ पैदा हुआ था, इसलिए शायद ये करना भी मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद एरिस कहती है तो ठीक है, फिर सबसे पहले तुम्हारे हाथ को फिक्स करते हैं। तो ये सुनकर फेट हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इसे फिक्स कर सकती हो। जिस पर एरिस हाँ कहती है। यह भी कहती है कि अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि रॉक्सी यहाँ पर आ जाए। अभी रॉक्सी के आसपास आना भी तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि सिर्फ उसका नाम सुनते ही तुम्हारी ग्लूटिन स्किल शांत हो गई थी। जो सुनकर फेट मान जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम रॉक्सी को देखते हैं। वो एक शॉप से कुछ फ्रूट्स लेकर फेट को देखने के लिए आती है, लेकिन रूम तो एकदम खाली होता है। फेट वहां से गायब हो चुका था। तभी उसे टेबल पर साइड में एक पेपर रखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे ऐसे अचानक से जाने के लिए माफ़ कर देना लेडी रॉक्सी। मैंने आपको कभी ग्लूटिन स्किल के बारे में नहीं बताया, अभी तो मुझे जानना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं आपसे पास लौट कर जरूर आऊँगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखना। ये सुनने के बाद रॉक्सी सोचती है कि फेट अकेले इस चीज़ से डील कर रहा था, जबकि उसने मुझे हिम्मत दी थी। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब रॉक्सी की उम्र काफ़ी कम थी, वो नई नई हॉर्नेट बनी थी, तब वो एक दिन फेट से मिलती है, जो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बार बार उसे माफ़ी मांगने लगता है। और फेट के डरने के कारण रॉक्सी से माफ़ी मांगती है
और उसे कुछ खाने के लिए देती है, जिसके बाद फैट वहाँ से चला जाता है। और वो जाते जाते रॉक्सी से कहता है कि आपकी वजह से मुझे अब डर नहीं लग रहा, आप जैसी अच्छी हॉर्नर से मिलकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये सुनकर रॉक्सी काफ़ी खुश हो गई थी और पहली बार उसे हॉर्नर बनने पर प्राउड फील हो रहा था। और इसके बाद अगले सीन में हम बेलिक फैमिली के दो बचे हुए सिबलिंग को देखते हैं जो कि साथ में चाय पी रहे थे। इसके बाद राफेल अपने रूम में रिसर्च करने के लिए चला जाता है और डोर बंद करते ही कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरे भाई हार्डो को मार दिया फैट। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि फिलोसफर स्टोन्स के टेबल पर ऊपर रखा हुआ था जो काफी जोर जोर से चमक रहा था। तो वहीं इसके अगले सीन में फैट एक मैजिक से अपने हाथ को हिल कर लेता है और काफ़ी खुश होता है और वह धीरे धीरे करके उस जगह से जाने लगते हैं। रॉक्सी की टीम भी यहाँ से जाने लगती है और फैट भी वहाँ होता है, वो अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। और गाइस इसी के साथ सीजन 1 एंड होता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।